जी चले भाई, बात शुरू करते हैं बेटा। लास्ट क्लास में हम बिजनेस एनवायरनमेंट के चैप्टर पे बात कर रहे थे और बिजनेस एनवायरनमेंट के चैप्टर में हमने क्या बात करी थी बेटा, अगर हम थोड़ा सा रिवाइज करें तो बिजनेस एनवायरनमेंट के चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इदारा किस एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर। बेटा गौर कीजिएगा, ये बड़ा अहम है कि एक इदारा किस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर। बेटा आज के दौर में अगर आप एनवायरनमेंट को इवैल्यूएट करे बगैर उस्मान बिजनेस करेंगे तो इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू टू ऑपरेट। इदारे के लिए उन हालात में चलना थोड़ा सादिक मियां मुश्किल हो जाएगा। यादें बात हुई थी आप सैटरडे को जब आए थे। बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट में हमने दानियाल बेटा स्वॉट एनालिसिस पढ़ा था। स्वॉट एनालिसिस क्या था? स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। हमने स्वॉट एनालिसिस पर बात करी थी जब हम लास्ट क्लास में डिस्कशन कर रहे थे, आपको याद होगा। स्वॉट एनालिसिस क्या है बेटा? क्या आप ये कहते हो कि एक इदारे को अपनी क्या लिस्ट डाउन कर लेनी चाहिए बेटा? एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या कर लेने चाहिए? लिस्ट डाउन कर लेने चाहिए जब वो ऑपरेट करने का फैसला कर रहे हैं। बेटा नहीं चल रहा ना प्रोजेक्टर। बेटा एक इदारे को ऑपरेट करते हुए स्वॉट एनालिसिस कर लेना चाहिए। याद आ रहा है बेटा? अच्छा क्या कर स्वॉट एनालिसिस पे बात हुई बेटा। फिर उसके बाद बेटा हमने पॉटर की 5 फोर्सेस पर भी डिस्कशन लास्ट क्लास में शुरू कर दी थी, लेकिन अब आज उस पर मजीद डिस्कशन आज की क्लास में आगे बढ़ाएंगे। बेटा स्वॉट एनालिसिस तो ये था कि एक इदारा क्या करे, अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को एक जगह लिस्ट डाउन करे। जब तक आपको आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस नहीं पता होंगी तब तक ऑपरेट करना मुश्किल है। जाहिर है मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरे स्ट्रेंथ एरियाज कौन से हैं ताकि मैं उन स्ट्रेंथ एरियाज पर काम कर सकूं। ऐसा ही वीकनेसेस से मैं दूर रह सकूं, अपॉर्चुनिटीज को मैं एक्सप्लॉइट कर सकूं। याद है भाई? बेटा फिर हमने लास्ट क्लास में बात शुरू कर दी थी किसके ऊपर? पॉर्टर 5 फोर्सेस। बेटा जो पॉर्टर की 5 फोर्सेस हैं ये क्या बताती हैं? सवाल ये कि पॉर्टर की 5 फोर्सेस क्या बताती हैं? बेटा पॉर्टर की 5 फोर्सेस हमें ये बता रही हैं कि मार्केट के अंदर कितना कंपटीशन है। बेटा कुछ मार्केट्स में कंपटीशन ज्यादा होगा और कुछ मार्केट्स के अंदर कंपटीशन कम होगा। बेटा पॉर्टर की ये 5 फोर्सेस, 5 शक्तियां, 5 ताकतें हमें क्या बतानी है कि एक पर्टिकुलर मार्केट के अंदर कितना ज्यादा कंपटीशन है। पॉर्टर का ये कहना है कि जो सबसे पहली फोर्स मार्केट में ऑपरेट कर रही है, जो कंपटीशन को हिट करेगी, जो सबसे पहली फोर्स मार्केट में ऑपरेट कर रही है, जो किसे हिट करेगी बेटा? कंपटीशन को हिट करेगी। वो ये है कि आपके सब्स्टिट्यूट कितने मौजूद हैं। बेटा बात को गौर से सुनिएगा मेरे दोस्त, अगर आपके सब्स्टिट्यूट मौजूद हैं, बेटा अगर आपके क्या मौजूद है? सब्स्टिट्यूट मौजूद है, तो एक बात तय है कि कंपटीशन ज्यादा होगा। क्यों कंपटीशन ज्यादा होगा बेटा? बिकॉज द कस्टमर विल हैव अ चॉइस। कस्टमर के पास चॉइस है, या तो हमसे प्रोडक्ट ले या किसी और से प्रोडक्ट ले। हमारा अगर कस्टमर के पास सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, चॉइस अवेलेबल है, तो ऑटोमेटिकली जो कंपटीशन का लेवल है बेटा वो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा सादिक? बेटा क्योंकि कस्टमर कहीं और जा सकता है। अब जब कस्टमर के पास सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो मेरे भाई याद रखना कि कस्टमर से बहुत तमीज से बात करना। क्या कहा मैंने? कस्टमर से बहुत तमीज से बात करना। जरा तुमने आवाज ऊंची नीच करी और वो भाग जाएगा। लेकिन व्हाट इफ कि अगर कस्टमर के पास सब्स्टिट्यूट ही ना हो? अगर कस्टमर के पास सब्स्टिट्यूट ही नहीं है तो क्या करो? क्या करो है भाई? 2 चंबे भी रख दोगे तो भी उसने कहीं नहीं जाना। यानी वीक सर्विस क्वालिटी पे भी वो चल जाएगा। क्या कहा मैंने बेटा? वीक सर्विस क्वालिटी पे भी वो चल जाएगा।
अगर सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन अगर उसके, यार वो लाइट्स ऑन कर देना लड़के पीछे से, दोनों जो भी स्विचेस बंद है खोल दो दोनों बोर्ड्स। बेटा अगर कस्टमर के पास, अब्बास बेटा अगर कस्टमर के पास सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं तो फिर तो जा सकता है ना। नाउ द कंपटीशन विल बी हाई, आपको बहुत ध्यान से उसे सर्विस देनी है, ऐसा ही है नाउ। यानी बेटा गौर से सुनिएगा, अगर सब्स्टिट्यूट, बेटा अगर सब्स्टिट्यूट ज्यादा हैं, बेटा अगर सब्स्टिट्यूट ज्यादा हैं तो अब्बास बेटा फिर तय ये हुआ कि सब्स्टिट्यूट ज्यादा होने का मतलब है कि चॉइसेस ज्यादा हैं, और जब चॉइसेस ज्यादा हैं तो मेरे जो कंपटीशन होगा वो भी ज्यादा होगा, क्योंकि कस्टमर के पास इधर उधर जाने का मौका अवेलेबल है। एंड व्हाट इफ कि अगर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है, व्हाट इफ के बेटा अगर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है, सब्स्टिट्यूट्स अगर अवेलेबल ना हो तो मेरे दोस्त चॉइसेस भी कम होंगी, और चॉइसेस कम होंगी तो ऑटोमेटिकली बेटा कंपटीशन भी मार्केट में कैसा होगा, कम होगा। बेटा कंपटीशन भी मार्केट में कम होगा। तो जो सबसे पहली पावर, जो सबसे पहली फोर्स है जो मार्केट के कंपटीशन को हिट कर रही है, वो ये है कि मेरे दोस्त सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है या नहीं है। सर एग्जाम्पल में कोई बच्चा मुझे एग्जाम्पल देना चाहे भाई, सब्स्टिट्यूट पर कोई एग्जाम्पल देगा भाई कोई? पेप्सी और कोक बेटा दे गिव सब्स्टिट्यूट्स, स्टिल मार्केट में बहुत ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स अभी भी अवेलेबल। और जी के इलेक्ट्रिक, यस देयर आर प्रैक्टिकली नो सब्स्टिट्यूट्स, देयर आर सब्स्टिट्यूट कि आप अपना जनरेटर चला लो, बट देयर आर प्रैक्टिकली नो सब्स्टिट्यूट। आप सोलर प्लांट लगा लो, लेकिन वो प्रैक्टिकली कोई बहुत बड़ा सब्स्टिट्यूट नहीं है, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ हाई इन्वेस्टमेंट। जब आपका सब्स्टिट्यूट ना हो मेरे दोस्त, जब आपका क्या ना हो, बोलो बेटा हम, जब आपका क्या ना हो तो कंपटीशन भी, अब आप मार्केट में अकेले हो। तो द फर्स्ट फैक्टर इज कि क्या आपका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है या नहीं है। तो के इलेक्ट्रिक इसकी बेस्ट एग्जांपल है। और कोई एग्जांपल देना चाहे कोई? अब तो पीआईए के सब्स्टिट्यूट्स पैदा होते जा रहे हैं, द चॉइसेस आर अवेलेबल। अच्छा वैसे बेटा मैं जो सब्स्टिट्यूट बोलूंगा ना, इसको आप कॉम्पिटिटर ना गिनो, बल्कि आप ये देखो कि क्या आपका सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं है। कितने कॉम्पिटिटर है, एक अलग फोर्स है। अभी तो मैं बात कर रहा हूं कि क्या आपका सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं है। बेटा अगर आपका सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट अवेलेबल होगा तो फिर कंपटीशन पर इंपैक्ट आएगा। तो द फर्स्ट फैक्टर इज कि क्या सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं या नहीं है। मेरे दोस्त अगर सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होंगे तो कंपटीशन ज्यादा होगा, बिकॉज द कस्टमर विल हैव चॉइसेस, एंड व्हेन द कस्टमर हैव चॉइसेस तो कंपटीशन एलिमेंट बढ़ जाता है। जी भाई और कोई एग्जांपल अगर कोई बच्चा देना चाहे लैक ऑफ सब्स्टिट्यूट्स में, हम आप कोई ऐसा इदारा जो लैक ऑफ सब्स्टिट्यूट्स को एंजॉय करता है? जी भाई हाँ, पीटीसीएल के तो अब सब्स्टिट्यूट है यार, बिल्कुल है। हाँ बहुत ज्यादा क्लोज सब्स्टिट्यूट मौजूद नहीं। तो बेटा द फर्स्ट फैक्टर कि भाई आपके सब्स्टिट्यूट्स कितने अवेलेबल है। लेकिन अगर आज से मैं थोड़े से साल पीछे चला जाऊं ना, तो आपको ये वाला हाल बहुत सारी मार्केट्स में नजर आएगा। जैसे बेटा खाने की मार्केट में पाकिस्तान में इतने ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स नहीं थे, इतनी ज्यादा चॉइसेस नहीं थी। जैसे पिज्जा है तो भाई पिज्जा हट ही है, और बर्गर है तो केएफसी और मैकडॉनल्ड्स ही है। तो उस सब मार्केट में फिर बहुत ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल। बट अब आज आपको मार्केट में हर चीज के बहुत ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स या नेमो बदल नजर आना शुरू हो जाएंगे। जूते हैं तो पहले बाटा और सर्विस के अलावा और ज्यादा सब्स्टिट्यूट आपको मिलते नहीं थे, अब आपको बहुत ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होना शुरू हो जाएंगे। तो व्हेनेवर द सब्स्टिट्यूट्स स्टार्ट टू इंक्रीज, the choices will increase, and when choice will increase the competition will be high, because customer के पास options आना शुरू हो जाएंगे। ऐसा ही बेटा पॉटर ये कहता है कि जो सबसे पहली फोर्स मार्केट के कंपटीशन को हिट कर रही है दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। दूसरा फैक्टर जो कंपटीशन को हिट करेगा, जी भाई कोई बताएगा? बैरियर्स टू एंट्री।
मार्केट के अंदर कितने बैरियर्स हैं? जी भाई, कोई बच्चा मुझे समझा सकता है व्हाट इज बैरियर्स टू एंट्री? बेटा, मार्केट में एंटर होना आसान है या मुश्किल है? क्या मतलब हुआ इसका? यस, बैरियर्स टू एंट्री, हाई इन्वेस्टमेंट इज अ बैरियर, एजुकेशन रिक्वायरमेंट इज अ बैरियर, लाइसेंस इज अ बैरियर। बैरियर टू एंट्री के मार्केट में एंटर होने पर कितनी रुकावटें हैं? चलो ये गौर से, बेटा जिस मार्केट में एंटर होने पर रुकावट ज्यादा होगी, उमर उधर वेंडर्स कम होंगे, उधर वेंडर्स, तो जब वेंडर्स कम होंगे तो कंपटीशन भी कम होगा। नहीं समझ आई बात? भाई आप एक बात सोचो ना, आगा खान हॉस्पिटल का कॉम्पिटिटर अभी इस वक्त तुम्हारे शहर में प्रैक्टिकली, चाहे तुम लियाकत को बोलो, वरना उस लेवल साउथ सिटी उस लेवल पर क्या कॉम्पीट करेगा? आगा खान का तो कितना बड़ा सारे डिपार्टमेंट्स हैं, बट द पॉइंट इज कि आगा खान के लेवल का कॉम्पिटिटर क्यों नहीं है मुल्क में या शहर में? बिकॉज इट रिक्वायर्स अ वेरी हाई लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। फिर बेटा आगा खान की गुडविल है, कुछ मार्केट्स में चलने के लिए गुडविल होना लाजिम है। तो बैरियर्स टू एंट्री, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बैरियर्स टू एंट्री? बेटा याद रखिएगा, हाई इन्वेस्टमेंट इज अ बैरियर, बहुत सा पैसा लगाना पड़ेगा, बहुत सा पैसा लगाना पड़ेगा। लाइसेंस चाहिए होगा। बेटा एजुकेशन की जरूरत हो उस काम को करने के लिए, कुछ काम करने के लिए कुछ खास स्किल चाहिए होता है। सिमिलरली गुडविल, बेटा एक गुडविल रिक्वायर्ड होती है, एक हिस्ट्री रिक्वायर्ड होती है। तो बैरियर्स टू एंट्री इन द मार्केट। मेरे दोस्त, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं, कभी मैं ओ लेवल पढ़ाता हूं, फिर मैं ए लेवल पढ़ाता हूं, फिर मैं F1 पढ़ाता हूं, फिर मैं F4 पढ़ाता हूं, फिर मैं P6 पढ़ाता हूं, और फिर मैं ICAEW पढ़ाता हूं, तो मुझे ज्यादा कंपटीशन कहां मिलेगा? कंपटीशन ओ लेवल। क्यों? लो बैरियर है बेटा, कोई रॉकेट साइंस बात थोड़ी पढ़ाना। पत्थर उठाओगे तो ओ लेवल का टीचर मिलेगा, लेकिन पत्थर उठाओगे तो ICAEW का टीचर नहीं मिलेगा, पत्थर उठाओगे तो P6 का टीचर नहीं मिलेगा, ओ लेवल का बहुत टीचर मिलेगा। फिर जब आप ए लेवल में जाओगे तो बैरियर बढ़ जाएगा, टीचर कम हो जाएंगे क्योंकि ज्यादा काबिलियत चाहिए होगी। फिर आप F1 में आओगे तो फिर आपको टीचर मिलेंगे, फिर आप F4 में आओगे, फिर जब आप P6 में, P7 में और जितना आप ऊपर जाते जाओगे टीचर कम हो जाएंगे। टीचर क्यों कम हो जाएंगे? क्योंकि एजुकेशन की जरूरत होगी। तो उस लेवल का पेपर पढ़ाने के लिए सादिक उस लेवल की काबिलियत भी तो चाहिए। अब उस लेवल की काबिलियत क्योंकि कम लोगों के पास होगी, तो जब टीचर कम होंगे तो कंपटीशन भी कम होगा। मेरा सिंपल सवाल है बेटा, क्या F1 में मैं हाई फीस रखा करूं या P6 में? क्यों P6 में? बेटा कितनी बार ऐसा होता है कि मैं अकेला ही शहर में पढ़ा रहा होता हूं, क्योंकि दो ही टीचर है, दो या तीन टीचर है, दो या तीन इंस्टीट्यूट है जो पढ़ा रहे हैं। तो कितनी बार ऐसा होता है कि मैं अकेला ही पूरे शहर में कोई उस अटेम्प्ट में क्रैश ऑफर कर रहा हूं या बैच ऑफर कर रहा हूं। तो उस अटेम्प्ट में आप जितनी फीस रख दो, बच्चे के बाद चॉइस थोड़ी है। नहीं समझ आई बात? ना कमाए बेटा का गलत की क्या बात है? हाँ भाई, बैरियर टू एंट्री, बैरियर टू एंट्री ज्यादा है, कंपटीशन कम है। 50,000 रुपए रख के भी दो, एडमिशन दूंगा तो बच्चा आएगा। क्यों भाई? एक सवाल, जब आप नीचे के पेपर में फीस कम करते हो, जब नीचे के पेपर में कम फीस रख के पढ़ाते हो क्योंकि बैरियर कम है, तो पर आप ज्यादा फीस रख के नहीं कमा, बिल्कुल करो, इसमें क्या बोलो। ICAEW है तो और बढ़ा दो फीस है, और क्यों और बढ़ा दो फीस? क्योंकि इदारे ही 2 ऑफर करते हैं शहर में। तो सवाल बैरियर टू एंट्री, तो बैरियर टू एंट्री जब ज्यादा होंगे, हम हाथ पढ़ नहीं रहा है बेटा, घुस जा मोबाइल में। जब बैरियर टू एंट्री, बोलो बेटा, जब बैरियर टू एंट्री ज्यादा होंगे तो जो इदारे वो चीज बना सकते हो कम होंगे, और जब इदारे कम हो गए तो कंपटीशन भी कम है।
जब इदारे कम हो गए तो कंपटीशन भी। तो बेटा याद रखिएगा, अगर बैरियर ज्यादा हैं मेरे दोस्त, अगर क्या ज्यादा है, बैरियर ज्यादा हैं, अगर रुकावटें ज्यादा हैं, अगर ज्यादा रुकावटें लगी हुई, ज्यादा बैरियर्स हैं, तो ऑटोमेटिकली इससे क्या होगा बेटा, जब बैरियर ज्यादा होंगे तो इदारे कम होंगे, या ऐसे समझ लो कि जो सप्लायर्स हैं उस चीज को सेल करने वाले लोग कम हो जाएंगे, और जब उस चीज को सेल करने वाले लोग कम हो गए तो कंपटीशन भी नहीं। समझ आई बात बेटा? द बैरियर्स, एक बात को सोचो कि कितने बैरियर हैं मार्केट में। कुछ मार्केट्स में बैरियर ज्यादा है, जैसे यूफोन, टेलीनॉर, मोबिलिंक, जोंग, वारिद, वही 4-5 इदारे, और इदारे क्यों नहीं खुलते? बस 2-3 लाख में खुल जाएगी टेलीकॉम कंपनी। कैसी बातें कर रहे हो सर, नशा वशा कर ली है भाई? बेटा टोयोटा, होंडा, इतनी गाड़ी बनाने वाली कंपनियां कि तुम उंगलियों पे गिन सकते हो, और क्यों नहीं खुल जाती? बेटा इट रिक्वायर्स हाई इन्वेस्टमेंट। हॉस्पिटल, इट रिक्वायर्स हाई इन्वेस्टमेंट, इट रिक्वायर्स अ गुडविल। बेटा अगर आज एक नया हॉस्पिटल खुल भी जाए तो नहीं चलेगा, क्योंकि इट रिक्वायर्स अ हिस्ट्री। अभी उस्मान एक बड़ा अच्छा नया हॉस्पिटल खुला है, चलें? तो उस्मान ने कहा सर कोई नया रेस्टोरेंट थोड़ी खुला है जो ट्राई करने जा रहे हो, हॉस्पिटल खुला है। तो बेटा इट रिक्वायर्स गुडविल, इट रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट, यानी आगा खान की आज एक गुडविल है ना बेटा। तो मिस्टर हमाद, व्हेन यू टॉक अबाउट पॉटर 5 फोर्सेस, तो पॉटर ने आपको यह समझाया कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हर मार्केट में कंपटीशन एक जैसा नहीं है। कुछ मार्केट्स में कंपटीशन, बोलो बेटा, कुछ मार्केट में कंपटीशन ज्यादा है, उधर अपना मिजाज अलग रखना, और कुछ मार्केट्स में कंपटीशन कम है। तो देखो कि कहां कंपटीशन ज्यादा और कहां कंपटीशन कम है। सो इन ऑर्डर टू इवैल्यूएट दैट कंपटीशन यू नीड टू कंसीडर द सब्स्टिट्यूट। बेटा पिज्जा हट का आज से 10 साल पहले जो एटीट्यूड था, आज वो एटीट्यूड नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? बिकॉज टुडे देयर आर सब्स्टिट्यूट्स। अगर आज पिज्जा हट बदतमीजी करेगा तो कस्टमर फौरन निकल जाएगा, बोला भाई नहीं खाना, जाओ बर्गर खा लूंगा, 50 पिज्जा और है, कुछ और खा लूंगा। द अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, द अवेलेबिलिटी ऑफ, बात को समझ रहे हैं बेटा? आप एक बात को समझ लो, बड़े बड़े ब्रांड हमारे जो माजी में डिस्काउंट नहीं लगाया करते थे, आज वो भी डिस्काउंट लगाते हैं, बिकॉज द सब्स्टिट्यूट्स डू एग्जिस्ट। लेवाइस और डॉकर्स, एक जमाने में लेवाइस और डॉकर्स का भरम अलग होता था भाई, डिस्काउंट का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। आज लेवाइस और डॉकर्स भी डिस्काउंट लगाता है भाई। लेवाइस पे तो डिस्काउंट लगा हुआ ही होता है, पूरा साल ही डिस्काउंट होता है, यानी कभी कभार आपको देखकर दुख होगा कि बेचारों की क्या हालत हो गई है। बेटा क्या वो ब्रांड थे और आज उनकी हालत खराब हो गई है, फैक्ट्री आउटलेट्स खोल दिए। सिमिलरली जब नेक्स्ट पाके कराची आया था तो नेक्स्ट कभी डिस्काउंट ना लगाए, नेक्स्ट डिस्काउंट लगाता है भाई। अब नेक्स्ट जो है डॉल्मेन मॉल क्लिफ्टन में वो डिस्काउंट लगाता है। दिस मींस दैट व्हेन देयर आर सब्स्टिट्यूट्स बेटा देयर विल बी कंपटीशन। जब सब्स्टिट्यूट आ गए हैं तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। नहीं समझ आई बात? बेटा एक जमाने में स्कूलों के भरम होते थे भाई, स्कूलों के भरम होते थे, बड़े लेवल भरम होते थे। यानी मुझे याद है बीवीएस और मामा पारसी में अगर आपको एडमिशन कराना है ना, 3 रात 2 रात पहले लाइन लग जाती थी, 2 रात पहले लाइन में खड़े होते थे हाथ बांध के। किस लिए? कि फॉर्म मिलेगा। 2 रातों पहले लाइन में लग जाते थे, फिर पूरी रात, पूरा दिन, फिर रात, फिर अगले दिन सुबह 9 बजे फॉर्म मिलता था। वो फॉर्म जो इंटरनेट पे लगा सकते हैं, लेकिन भरम कितने थे कि वो तो आपको फिजिकली आकर लेना पड़ेगा। यानी माँ बाप बारी बारी लगाकर खड़े होते थे कि अब तू खड़ा रहे, मैं घर जाके सो रहा हूं। सवाल, क्या वो इदारों के आज भी इतने ही भरम होंगे? भरम टूट जाते हैं थोड़े। क्यों? बिकॉज नाउ देयर आर सब्स्टिट्यूट्स। बेटा सब्स्टिट्यूट्स बढ़ गए, देन बैरियर्स। तो बेटा इधर गेम को समझो। पॉटर ये कहता है कि मार्केट का कंपटीशन 5 शक्तियों पर डिपेंड करेगा। पहली शक्ति, पहली फोर्स द अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, कि आपके कितने नेमो बदल अवेलेबल हैं, आपके कितने ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। नंबर 2, मार्केट में घुसना कितना आसान है। बेटा एक बात सोचो, अगर मार्केट में घुसना आसान होगा तो नए नए प्रोड्यूसर आएंगे।
जब नए प्रोड्यूसर आएंगे तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। जितने ज्यादा प्रोड्यूसर होंगे कंपटीशन उतना। दो शक्तियां। तीसरी शक्ति सुन तो लो। पहली शक्ति सब्स्टिट्यूट होंगे तो कंपटीशन ज्यादा होगा, और सब्स्टिट्यूट नहीं है तो फिर कोई कंपटीशन नहीं है। नंबर 2, सादिक मियां, बैरियर ज्यादा होंगे, बैरियर ज्यादा होंगे तो प्रोड्यूसर ज्यादा होंगे या कम होंगे? सर अगर बैरियर ज्यादा होंगे तो नए प्रोड्यूसर आ ही नहीं सकेंगे। कम प्रोड्यूसर, तो जब बैरियर ज्यादा है तो सप्लायर कम है, और जब सप्लायर कम है तो कंपटीशन भी कम है। और अगर बैरियर कम हो गए तो धड़ाधड़ सप्लायर खुलेंगे, और जब दानियाल धड़ाधड़ सप्लायर खुलेंगे तो कंपटीशन भी बढ़ जाएगा। मिस्टर दानियाल नूरानी, कुछ बात समझ आती है? तीसरा पॉइंट आप मुझे समझाने वाले हो, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर, बीपीओसी। बार्गेनिंग, देखते हैं भाई कोई समझाएगा मुझे? दानियाल आप समझा रहे थे, बार्गेनिंग पावर ऑफ, बोलो बेटा, बार्गेनिंग पावर ऑफ, क्या मतलब है बेटा इसका बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर? यार तुम लोग बहुत मजेदार लोग हो। जी सादिक जी, सादिक सॉरी बेटा, वो एक अलग पॉइंट है, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर। एक सवाल, सादिक अगर कस्टमर की बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगी, मैं तुम्हें इस पर एक बहुत आला मिसाल दूंगा, सुनना। सादिक अगर कस्टमर की बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगी तो कंपटीशन, रिपीट, अजर मार्केट के कंपटीशन पे बात हो रही है। अगर कस्टमर की बार्गेनिंग पावर, अजर सुन ले इधर, अगर बेटा अगर कस्टमर की बार्गेनिंग पावर तो कंपटीशन, सोचो बेटा, अगर कस्टमर के पास बार्गेनिंग की पावर होगी तो कस्टमर चौड़ा चलेगा भाई, तो कंपटीशन बढ़ जाएगा मार्केट में। सर व्हाट डू यू बाय बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर? अब मैं तुम्हें इस पर बड़ी अच्छी एग्जांपल, यानी मैंने जब मैं उम्रे पे था तो मैंने एग्जांपल अपनी आंखों से अपने ऊपर अप्लाई होते हुए देखे। सुनना बेटा, जैसी आप सऊदीया लैंड हुए, आपने सबसे पहली चीज क्या लेनी होती है? सिम। बंदा टैक्सी से पहले भी क्या लेता है? सिम लेता है। क्यों? ताकि कांटेक्ट होना शुरू हो। अच्छा, जब आप सिम लेने जाओगे तो जगह जगह काउंटर लगे हुए होंगे, जोंग के और जाइन के, मोबिली के और एसटीसी के, ये 3 कंपनियां, जाइन, मोबिली और जैन। अच्छा, आप जब वहां उधर जाओगे तो सब आपको वेलकम करेंगे, सर हाँ आया, आपको अपने ऑफर्स वगैरह बताएंगे। अरे आपने कहा यार दे आर सो पोलाइट। फिर वो आपको कहेंगे सर आपको फ्री सिम देंगे। क्या देंगे? फ्री सिम देंगे। अरे आपने कहा यार क्या बात, आपका मूड अच्छा, आपने कहा यार ये होता है मुल्क, एक बार तो उनसे सिम ले लो, फिर वो तुम्हें जात दिखा देगा। वाह किम, सुनना, एक बार तुमने सिम ले ली, एक पासपोर्ट पर एक सिम इश्यू हो सकती है। नहीं समझ आई बात? एक बार सिम ले ले भाई, तू अपने पासपोर्ट में तो हमारी क्या इश्यू करा ले। अब आप कुछ भी कर लो, आप वो नेटवर्क छोड़ ही नहीं सकते जब तक आप उस वीजा पर वहां आए हुए हो। यानी ये नहीं हो सकता कि मैं क्या पहले मैंने मोबिली की सिम ली, फिर मुझे अच्छे नहीं लगे, फिर मैंने कहा मुझे एसटीसी की सिम चाहिए, ये नहीं हो सकता। एक पासपोर्ट एक सिम, बस। वो सिम आपने जो अपने पासपोर्ट पर इश्यू कराई है, इस बार जब आप सऊदीया से बाहर निकलोगे ना तो सिम बहुत बंद हो जाएगी। जितनी वीजा की वैलिडिटी, भाई जैसे आप एंटर हुए ना, जैसे आप क्या एंटर हुए उसने, अब आप गए सिम लेने, वो आपका वीजा लेगा, उस पर आपका बॉर्डर नंबर लिखा होगा कि आप ये बंदे हो जो मुल्क में एंटर हुए हो, आपके नाम पर सिम इश्यू हुई। जैसे ही आप सऊदीया से एग्जिट हो गए, सिम क्या हो जाएगी? बंद। और आप एक विजिट में कितनी बार सिम ले सकते हो और कितनी कंपनी की ले सकते हो? एक ही बार ले सकते हो तो एक ही कंपनी की होगी। ले ली सिम, आपने फ्री सिम दे दी उसको। आपने कहा दादा मजा आ गया। अब आपने कहा सर मैं क्या करूं, मुझे कॉल करनी है। बोला सर कॉल, तो इतने जालिम हैं कि उनके खुद के ऑफिस में तो रिचार्ज भी नहीं होता। बोला सर बाहर लड़का खड़ा है ना, जाओ उससे रिचार्ज करा लो।
अब वो आपको क्या बेइज्जत करेंगे, जा जा उधर जा, ये कर वो कर, क्योंकि उसे पता है कि एक बार तुमने सिम ले ली ना, तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। समझ गए कि अब 2 GB इंटरनेट, 2 GB इंटरनेट अब मार्केट में है कैसे चल रही थी। 2 GB इंटरनेट एक 55 रियाल का दे रहा होगा, एक 75 रियाल का दे रहा होगा। 55 रियाल का मतलब है कोई 3000 रुपए का एक दे रहा होगा, और दूसरा उसी चीज के 5000 मांग रहा होगा। अरे आपने कहा ये क्या, बोला भाई यही होता है। उन्हें पता है कि एक बार हमने इस कस्टमर को ये सिम दे दी ना, इसकी बार्गेनिंग पावर 0 हो जाएगी। इसकी बार्गेनिंग पावर क्यों 0 हो जाएगी? बिकॉज वंस ही गेट्स द सिम ही डोंट हैव एनी चॉइस। इसके बाद कोई चॉइस नहीं है। बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर क्या हो गई? आप गए, आपने कहा कैसे काम हो रहा है, ये हो, तो बोलेगा सर सिम तोड़ के फेंक दो, फ्री की तो थी सिम। लेकिन उसे पता है तुम ये नहीं कर सकते, और तुम अगर ये सिम फेंक दोगे तो तुम्हें दूसरी सिम कोई, क्योंकि एक पासपोर्ट, अब आप पाकिस्तान जाके अपनी रोमिंग खुलवाओगे तो द पॉइंट इज कि बेटा आप वो जो रोमिंग पर यूज करते हो वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी महंगा पड़ता है, वो एक नॉर्मल ऑप्शन ही नहीं है। तो जब आप बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर पर बात करते हो मेरे भाई, आप जिस कस्टमर से डील कर रहे हो ये देखो कि उसके पास कितनी बार्गेनिंग पावर है। अजर बेटा कस्टमर की बार्गेनिंग पावर डिपेंड करती है हिज पावर टू स्विच पर, कि क्या वो स्विच हो सकता है या नहीं हो सकता। अब मैं आपको एक बात बताऊं बेटा, जब आप कॉलेज जाते थे, सुनना इंटर मैट्रिक में तो बहुत ज्यादा होता है, कॉलेज आपका एडमिट कार्ड रोक लेता था, याद आ रहा है? तो ये बातें इस वाली ब्लैकमेलिंग में आपसे कितनी बातें मनवा लेते थे, नहीं समझ आई बात। अटेंडेंस इतनी रखो ना एडमिट कार्ड नहीं देंगे। बच्चा बात मानता था या नहीं मानता था? क्यों मानता था? अब कुछ बच्चे तो जाके डायरेक्ट बोर्ड से एडमिट कार्ड निकलवा लो। लेकिन द पॉइंट इज कि बेटा वो जो एडमिट कार्ड है वो आपकी जान है जो उनके हाथ में फंसी हुई है। नहीं समझ आई बात। द बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर, बेटा भी इधर गौर से सुनना। सीए में, सीए पाकिस्तान में आज से 10 साल पहले ये होता था, मैं आपको बता रहा हूं, सुनना क्या होता था कि बच्चा पेपर अगर देना चाह रहा है तो उस पर लाजिम है कि वो सीए पाकिस्तान के अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से पढ़े और वो अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट साइन करके दे कि बच्चा पेपर दे सकता है। नहीं समझ आई बात। बच्चे पर क्या लाजिम था सर? कि वो अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से पढ़े, जो सीए पाकिस्तान का अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट है, आई कैप का, और वो इदारा आपको क्या कर दे, एनओसी दे कि हां ये बच्चा पेपर देने के लिए एलिजिबल है। इदारे की पावर ज्यादा होती थी बच्चे की। इदारे ने आपको एनओसी नहीं दिया, आपका साल जाया हो जाएगा, खत्म। नहीं समझ आएगी बेटा। फिर मैं देखता हूं कि बच्चा अटेंडेंस कैसे पूरी नहीं करता, फिर मैं देखता हूं कि बच्चा टेस्ट वाले दिन छुट्टी कैसे मारता है, ये जो लेट आता है पौन घंटा है, कैसे लेट आता है मैं भी देखता हूं। ये आया लेट और मैं इसकी एनओसी नहीं दे रहा, जाए एनओसी जो करना है कर ले। अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम कुछ भी नहीं कर सकते जब तक मैं तुम्हें वो एनओसी नहीं दूंगा, तुम पेपर दे ही नहीं सकते। और सबसे अच्छी बात पता है, तुम्हें कोई दूसरा इदारा एडमिशन भी नहीं दे सकता जब तक मैं तुम्हें रिलीज नहीं करूंगा। ये होता था आज से 10 साल पहले। तो इदारे की पावर होती थी बहुत ज्यादा, बच्चा कांपता था। तो उस वक्त बच्चे का आता था पासिंग रेट, फिर बच्चा पास होता था क्योंकि इदारा उसको टाइट करके पढ़ाता था। अब बच्चा हो गया आजाद, जरा टीचर ने कुछ बोला दूसरे इंस्टीट्यूट चला जाएगा, और दूसरे इंस्टीट्यूट में जाकर बोला मैं वहां से छोड़ के आ रहा हूं, मुझे डिस्काउंट। तो बोला हाँ जरूर है। तो जब ये वाला हाल हो जाएगा तो कस्टमर की बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी। और मेरे भाई जब कस्टमर की बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी तो कस्टमर बदतमीज हो जाएगा। एक बात सोचो, अभी मैं एक बच्चे को डांट दूं ना, 2 दिन नहीं आता एटीट्यूड में, नहीं आ रहा, ऐसे के एक तरीका ही डांट रहेगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मैं उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मैं मैक्सिमम क्या कर सकता हूं, निकाल दूंगा, बट मैक्सिमम ये वो बाहर जाके खड़ा होगा, उसे कोई और टीचर मिल जाएगा। नहीं समझ आई बात। बेटा बार्गेनिंग पावर, अगर मैं उस बच्चे का बिगाड़ सकता होता कि तू अगर कल नहीं आया फिर देख मैं इसी जगह रिपोर्ट करके तेरी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराऊंगा, फिर वो इंसान बन जाएगा। गेम को समझो, द बार्गेनिंग पावर ऑफ द कस्टमर, के कस्टमर में बार्गेनिंग की कितनी ताकत है।
दानियल, कस्टमर की बार्गेनिंग पावर किस बात पर डिपेंड करती है? हिज एबिलिटी टू स्विच, क्या वो भाग सकता है? या अगर वो भाग सकता है, अगर वो आपके पास से कहीं और जा सकता है तो उसकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा है बेटा, उसकी बार्गेनिंग पावर। और मेरे दोस्त, अगर उसकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा है तो कस्टमर की बार्गेनिंग पावर ज्यादा होने से कंपटीशन बढ़ जाता है, क्योंकि फिर कस्टमर तमाम इदारों को अपने पीछे भगाता है, कस्टमर तमाम इदारों को अपने। तो मेरे दोस्त, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर किन चीजों पर डिपेंड करेगी? जी भाई, कोई बताएगा बेटा? तो बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर डिपेंड करेगी एबिलिटी टू स्विच पर, कि क्या वो कस्टमर अजहर बेटा स्विच हो सकता है या। नंबर 2 बेटा, एक चीज होती है स्विचिंग कॉस्ट। बेटा, व्हाट इज स्विचिंग कॉस्ट? क्या होती है स्विचिंग कॉस्ट? यहां स्विचिंग कॉस्ट कुछ भी नहीं है। अब एक बात बताऊं, कॉलेज में पढ़ा है बच्चा, इंसान का बच्चा बनता है कॉलेज में या नहीं बनता? बन जाएगा, पता है कब? उससे एडमिशन फीस ज्यादा लो, जो उसका डिपॉजिट है ना वो रोक लो 2 लाख रुपए का। बाप को जाकर बोलेगा, पापा मेरा यहां दिल नहीं लग रहा, मुझे दूसरे कॉलेज पे जाना है। बाप बोलेगा मेरा दिमाग खराब है, तू वहां से भागेगा और 2 लाख रख लेंगे, फिर दूसरी जगह जाएगा, फिर नहीं समझ। स्विचिंग कॉस्ट, लॉस कितना करना पड़ेगा बेटा? जब लॉस ज्यादा करना पड़ता है तो कस्टमर की बार्गेनिंग पावर। मिर्चा वाला में एडमिशन फीस क्या है? 2000, वो भी डिस्काउंट हो जाती है, वो भी आप बोले यार एडमिशन भी होता है, चल छोड़ दीजिए। 2000 एडमिशन फीस है, बच्चा छोड़ के क्या जा रहा है? अगर उसका एडमिशन गया तो 2000 गए, बोलेगा रख लो यार जाओ। लेकिन यही एडमिशन फीस अगर 5 लाख हो, 3 लाख हो, तभी तो यूनिवर्सिटी, एक मिनट, यूनिवर्सिटी में तभी तो बच्चा डरता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में बच्चे की बार्गेनिंग पावर कम होती है, वो लेते हैं आपसे एक बड़ी एडमिशन फीस। बेटा गेम को समझो, व्हाट इज द बार्गेनिंग पावर ऑफ द कस्टमर? दानियाल, व्हाट इज द बार्गेनिंग पावर ऑफ द। दानियाल सवाल, बेटा कौन सा नेटवर्क यूज कर रहे हो? जैज। बेटा अगर जैज वाला बंदा आपसे बदतमीजी कर दे क्या करोगे? स्विच होगे? सेम नंबर स्विच हो सकता है? यस हो सकता है ना? सेम नंबर स्विच हो सकता है? यस। कितनी देर में जंप मार के भागोगे? यूं उसने बदतमीजी करी, बोला मेरा नंबर पोर्ट की रिक्वेस्ट आ गई, साइन मारो, खत्म, मैं जा रहा हूं। बेटा पॉइंट इसके स्विच करना कितना आसान है। अगर कस्टमर के लिए स्विच करना आसान है तो कस्टमर की बार्गेनिंग पावर, और जब कस्टमर की ताकत उस्मान बढ़ जाती है तो कस्टमर बदतमीज हो जाता है। जब कस्टमर ताकतवर होगा तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। एबिलिटी टू स्विच, स्विचिंग कॉस्ट। बेटा अवेलेबल इंफॉर्मेशन विद कस्टमर। बेटा कस्टमर कितना नॉलेजेबल है, क्योंकि एक बात याद रखना बेटा, जितना ज्यादा नॉलेजेबल कस्टमर होगा, सादिक मियां, जितना ज्यादा नॉलेजेबल कस्टमर होगा उतनी ज्यादा उसकी बार्गेनिंग पावर होगी, क्योंकि उसे पता होगा कि वो चीज मुझे कहीं और भी मिल सकती है। नहीं समझ आई बात? साइज ऑफ कस्टमर, बड़ा कस्टमर है छोटा कस्टमर है, बेटा बड़ा कस्टमर होगा तो उसकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगी। देन गौर से, नंबर ऑफ कस्टमर्स इन मार्केट। बेटा मार्केट में कितने कस्टमर हैं, इसका क्या मतलब हुआ? बेटा जिन मार्केट्स में कस्टमर ज्यादा होता है, जिन मार्केट्स में ज्यादा कस्टमर होंगे उसमें उस कस्टमर की बार्गेनिंग पावर कम हो जाएगी। बेटा बात को सुनो इधर देखो, अगर कस्टमर की बार्गेनिंग पावर ज्यादा है, बीबीओसी ज्यादा है, बीबीओसी कस्टमर की बार्गेनिंग पावर, तो मेरे भाई याद रखना कि कंपटीशन भी ज्यादा होगा, क्योंकि जब कस्टमर की बार्गेनिंग पावर ज्यादा होती है तो कस्टमर इदारों को अपने पीछे भगाता है, और अगर कस्टमर की बार्गेनिंग पावर कम है तो कंपटीशन भी। फिर जैसे सादिक आपने कहा था
कि कस्टमर के पास चॉइसेस कितनी अवेलेबल हैं? बेटा अगर कस्टमर के पास चॉइसेस ज्यादा हैं, बोलो बेटा, अगर कस्टमर के पास चॉइसेस ज्यादा हैं तो उसकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है। बेटा ये जरा बात को समझते हैं। बेटा पॉटर क्या समझा रहा है? बोलो बेटा, क्या समझा रहा है पॉटर? 5 फोर्सेस किस चीज की, जो क्या करेंगी? या तो कंपटीशन को अजर पॉटर क्या समझा रहा है? 5, बोलो बेटा, 5 जो क्या करेंगी? कंपटीशन को बढ़ाएंगी या कंपटीशन को कौन समझा रहा है? पॉटर समझा रहा है। पॉटर ने सबसे पहली चीज बोली कि कंपटीशन डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। क्या आपका हमारा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है या नहीं? नंबर 2, कंपटीशन डिपेंड्स ऑन बैरियर्स टू एंट्री, कि मार्केट में एंटर होने पर बैरियर ज्यादा हैं या असर? बेटा जिस मार्केट में एंटर होने पर बैरियर ज्यादा होंगे, जिस मार्केट में एंटर होने पर बैरियर उधर कम प्रोड्यूसर्स होंगे, क्योंकि एंटर होना बहुत मुश्किल है। और जब प्रोड्यूसर कम होंगे तो कंपटीशन भी। बेटा प्लीज पढ़ाई करें। नंबर 3, किसकी बार्गेनिंग पावर? बेटा ओ भाई ओ, ये व्हाइट में जो जी, कस्टमर की बार्गेनिंग पावर का मतलब क्या हुआ? इतनी देर से यही बोल रहा हूं। कस्टमर की बार्गेनिंग पावर का मतलब क्या हुआ? कि वो कितना अच्छा निगोशिएट कर सकता है। बेटा अगर कस्टमर की बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगी तो, बोलो बेटा, कस्टमर की बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगी तो, नहीं समझ आई ये बात? क्या नाम है बेटा आपका? नहीं समझ आई ये बात? कस्टमर की क्या ज्यादा होगी तो कंपटीशन क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि वो कस्टमर इधर उधर भागेगा, तो इदारे उसको पकड़ने के लिए भाग रहे होंगे, तो कंपटीशन। बेटा किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी बार्गेनिंग पावर कस्टमर की? अगर वो स्विच हो सकता है तो इसका मतलब है उसकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा है। अगर स्विचिंग कॉस्ट कम है तो बार्गेनिंग पावर ज्यादा है। मेरे दोस्त, बेटा आज से पहले एक जमाना होता था जब कोई भी स्कूल आपको एडमिशन नहीं देगा जब तक आप पिछले स्कूल से लीविंग सर्टिफिकेट लेकर नहीं आओगे। अब नहीं होता, अब तो कोई कुछ पूछता ही नहीं। अब तो पूरी गेम कमर्शियल हो गई है। अब तो पूरी गेम ही कस्टमर के, स्टूडेंट्स आर द कस्टमर्स। बच्चा कस्टमर है और कस्टमर को कभी मना, अंधा गुंगा लंगड़ा लूला हर बदला का बेटा आ जाओ, फीस देगा, बोला आ जाओ। हाँ पढ़े पढ़े, बिल्कुल पढ़े, बिल्कुल मना। किसी भी तरह का बंदा, किसी भी तरह का बच्चा एडमिशन दे दिया, लिविंग सर्टिफिकेट मेरा को कुछ पूछता ही नहीं। तो बेटा जब अब सवाल, जब ये सब लिविंग सर्टिफिकेट और ये कल्चर खत्म हो गया तो कस्टमर की बार्गेनिंग पावर बढ़ गई। जब कस्टमर की बार्गेनिंग पावर बढ़ गई तो कंपटीशन भी बढ़ गया। द साइज ऑफ कस्टमर, अगर कोई कस्टमर बहुत बड़ा कस्टमर है तो उसकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगी। नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द मार्केट, नंबर ऑफ बेटा जब मार्केट में कम कस्टमर होंगे, जब मार्केट में, तो उन कम कस्टमर्स की बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगी। और जब मार्केट में ज्यादा कस्टमर्स होंगे, मिसाल मिसाल मिसाल, बेटा आपकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा है या कम है? अभी आपकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा है या कम है? कम है बेटा। इतने बच्चे बैठे, कोई एक उठ के चला भी गया तो चलता फिरता नजर आ भाई। लेकिन सोचो अगर क्लास में 5 बच्चे बैठे हों तो कस्टमर की बार्गेनिंग पावर ज्यादा होती है। फिर टीचर एक एक बच्चे का ख्याल रखता है, क्योंकि हर बच्चा 20% ऑफ द क्लास है। नहीं समझ आई बात? बेटा क्लास में बच्चे ही 5 बैठे, अभी भी उसमें से भी एक चला गया। फिर क्लास में बच्चे ही 2 बैठे थे, उसमें भी एक चला गया। लेकिन अगर क्लास में 200 बच्चे बैठे हैं तो फिर कस्टमर की बार्गेनिंग पावर कम है।
तो देखो इधर गेम को समझो, पॉटर क्या समझा रहा है। पॉटर ये कहता है कि व्हेन यू टॉक अबाउट कंपटीशन, आप 5 फोर्सेस के बारे में सोचो। सबसे पहली फोर्स क्या थी? सबसे पहली फोर्स क्या थी? सब्स्टिट्यूट। दूसरी फोर्स क्या थी? बैरियर्स टू। तीसरा बीपीओसी, बार्गेनिंग पावर ऑफ। नंबर फोर्थ बार्गेनिंग पावर ऑफ। बेटा उस इंडस्ट्री में सप्लायर की क्या बार्गेनिंग पावर है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? ओ लड़के, व्हाट डू यू मीन बाय बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लाई? व्हाट डू यू मीन बाय अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट? वो मर जाए जब सब्स्टिट्यूट ज्यादा होंगे, और जब सब्स्टिट्यूट कम होंगे तो, क्योंकि कस्टमर के पास चॉइस नहीं। नंबर 2, बैरियर ज्यादा होंगे, क्योंकि जब बैरियर ज्यादा है तो प्रोड्यूसर, और जब प्रोड्यूसर कम है तो कंपटीशन भी। नंबर 3, बार्गेनिंग पावर ऑफ। नंबर 4, आप लोग कौन हो? आप लोग कौन हो? हम कौन हैं? हमारी बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगी अगर हमारी, क्या बोला? अगर हमारी बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगी तो हम कंपटीशन कम कर देंगे। हम कहेंगे कि अब आपके यहां तो चॉइस ही नहीं है, अब हम आपको एक्सप्लॉइट करेंगे। अगर किसकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगी? हमारी। हम है सप्लायर, है भी? हम बेटा हमारी पढ़ाई कर बेटा, हमारी बार्गेनिंग पावर हमारे किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर सकती है? कोई ऐसी बात जो हमारी बार्गेनिंग, जी, यूनिक प्रोडक्ट, यूनिक, हमारे पास कोई ऐसी यूनिक चीज हो, ब्रांड। मिसाल, साथी कहेगा मैं किसी और इदारे में चला जाऊंगा, तो एडमिन ने कहा जाता है तो जा, उधर तुझे वैस नहीं मिलेगा, है भाई, उधर तुझे शफी नहीं मिलेगा। तो दिस इज द बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर। बेटा हमारी बार्गेनिंग पावर है ये। हमारे पास कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो दूसरे के पास, तो ये हमारी बार्गेनिंग पावर को, बोलो बेटा, ये हमारी बार्गेनिंग पावर को बढ़ा देगा। एप्पल है भाई, बेटा इधर एप्पल क्या कहता है भाई? बोला हमारा ये छोटी मोटी कंपनियों से मुकाबला ही नहीं। बोला दे ऑल सेल एंड्रॉइड, वी सेल आईओएस। किसी के पास है आईओएस? नहीं है। बोला हमारी बार्गेनिंग पावर ही ज्यादा है भाई। वी हैव समथिंग यूनिक, वी हैव समथिंग, हमारे पास कुछ ऐसा है जो दूसरे के पास नहीं है, है? तुम्हारा दिल यहां है? बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। बेटा जब सप्लायर के पास कोई यूनिक प्रोडक्ट होता है तो सप्लायर की बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है। सिमिलरली फ्यू सप्लायर्स होते हैं। अब्बास, जब कैसे सप्लायर्स होते हैं बेटा? फ्यू सप्लायर्स होते हैं। देखो बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, बेटा यूनिक, कोई हमारे पास यूनिक फैक्टर हो, ऐसा है भी? कोई यूनिक फैक्टर हो हमारे पास, ऐसा कोई खास चीज? नहीं समझ आई बात? और सोचो, यूनिक फैक्टर हो गया। बेटा मार्केट में कम सप्लायर्स हैं। बेटा अगर मार्केट में सप्लायर्स ही कम है, अगर मार्केट में सप्लायर्स ही कम है तो भी तो हमारी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाए, क्योंकि हम मोनोपोली में खड़े होंगे या ओलिगोपोली में खड़े होंगे फ्यू प्रोड्यूसर्स में। जी भाई सर, और क्या बात है जो हमारी बार्गेनिंग पावर को बढ़ाएगा? ब्रांड लॉयल्टी। बेटा कस्टमर हमारे साथ ब्रांड लॉयल है भाई? जी भाई। और क्या चीजें जो हमारी बीपीओएस बढ़ा सकती है? हमारी कॉस्टिंग, हमारी कॉस्टिंग की ऐसी है बेटा कोई मैच ही नहीं कर सकता। नहीं समझ आई बात? कस्टमर ने कहा मैं कहीं और जा रहा हूं। बोला सर आपने जाना होता तो चले गए होते, बोलकर नहीं जाते। डरा रहे हो मतलब आप में दम नहीं है जाने का। वाई?
हमें पता है हमारी कॉस्ट दूसरा कोई मैच ही नहीं कर सकता भाई। जो कॉस्ट पर मैं माल दे रहा हूं उतने में हमसे कोई कॉम्पीट कर ही नहीं सकता। चेस क्या करता है? बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, इम्तियाज। इतना सस्ता कर देते हैं लोग चीज को, है ये लोग चीज को इतना सस्ता कर देते हैं कि इनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है। और बोलो भाई, और बोलो। ये ग्रेटर मार्केट शेयर, हमारे पास बहुत बड़ा मार्केट शेयर। गुड लोकेशन, हम ऐसी लोकेशन पे लोकेटेड है कोई और है ही नहीं, है भी। इस्लामाबाद गए हो तो इस्लामाबाद में मोनाल बंद होगा, अभी हुआ नहीं है मोनाल, और बंद नहीं हो रहा, आर्मी कह रही है अब हम मैनेज करेंगे। तो मोनाल रेस्टोरेंट तो पूरे इस्लामाबाद में बहुत है भाई। मोनाल में क्या खास बात है कि जब तुम मोनाल पर बैठे होगे तो तुम्हें अपना होटल नजर आएगा। ओ देखो देखो, वो मेरा होटल का बोर्ड लगा हुआ है। इतने हजारों फीट की बुलंदी पे बैठ के तुम खाना खा रहे होगे ना। दिस इज बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। वो एक ऐसी जगह लोकेटेड है जहां कोई है ही नहीं समझ आइए बात बेटा। ये वो फैक्टर्स हैं जो आपकी बार्गेनिंग पावर को, बोलो बेटा, जो आपकी बार्गेनिंग पावर को बढ़ा देते हैं बेटा। कॉस्टिंग आपकी, लो कॉस्ट आपकी बार्गेनिंग पावर है। आपकी लोकेशन आपकी बार्गेनिंग पावर है कि हम किसी ऐसी लोकेशन में मौजूद हैं, उस लोकेशन पर कोई पहुंच ही नहीं सकता। हमारी टेक्नोलॉजी है भी, हमारी टेक्नोलॉजी हमारी बार्गेनिंग पावर है। व्हाट डू यू मीन बाय हमारी टेक्नोलॉजी? है भी व्हाट डू यू मीन बाय हमारी टेक्नोलॉजी? जिस लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी की चीज हम बेच रहे हैं, समझना, जिस लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी की चीज, वो टेक्नोलॉजी किसी के पास है ही नहीं समझ आई बात। जो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी अभी किसी के पास। बेटा बात को समझो मेरे दोस्त, बात को समझो। कंपटीशन, अगर सप्लायर की बार्गेनिंग पावर बढ़ जाए, किसकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाए, तो कंपटीशन कम हो जाता है। अगर सप्लायर की बार्गेनिंग पावर बढ़ जाए तो कंपटीशन, फिर अगर सप्लायर की बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगी तो सप्लायर आपको बताए क्या कहेगा? सर जा रहे हो सोच के जाना, दोबारा एंटरटेन नहीं करूंगा। आपने कहा क्या मतलब? बोला मुझे पता है कि आप जा रहे हो, वापस आपको आना पड़ेगा, क्योंकि जो लेवल ऑफ सर्विस हम दे रहे हैं वो कोई और देगा ही नहीं। द बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर जब ज्यादा होगी तो कंपटीशन कम होगा। लेकिन हम बात बेटा, जब बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर कम होती है, बेटा आप जैसी चीज सब बना रहे हैं तो कंपटीशन बढ़ जाता है। एक बात याद रखना बेटा, कंपटीशन एक अजीब मामला है। कमाने का दौर होता ही वो है जब कंपटीशन कम होता है। ये नहीं सोचो उस दौर में कि अच्छा है बुरा है, बस उसी दौर तो चंद महीने होते हैं, चंद साल होते हैं जो कमाने के होते हैं, जिसमें आप बहती गंगा में, फिर तो कॉम्पिटिटर आ जाएंगे भाई, फिर तो कॉम्पिटिटर आ जाएंगे। नहीं समझ आई बात? कुछ पीरियड होता है जिसमें आप तेजी में कमा लेते हो, तो वो पीरियड क्या होता है? जब आपकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा होती है भाई। जब आपकी बार्गेनिंग पावर, सादिक मियां, साल बेटा आईबी और लम्स कब कमाएंगे? आज कमाएंगे ना भाई। अभी उनके टक्कर की यूनिवर्सिटी है ही नहीं शहर में। क्या कभी नहीं खुलेगी? कभी नहीं खुलेगी। क्यों नहीं खुलेगी भाई? लोग आपको कॉम्पीट, कमाने का दौर कब है? आज है। पीटीवी के कमाने का दौर चला गया। वो भी क्या दौर था कि चैनल ही 3 हुआ करते थे, पीटीवी न्यूज और एसटीएन, जो बाद में ईटीवी बना था। याद आ रहा है? क्या दौर था पीटीवी का कि कस्टमर के पास चॉइस ही नहीं थी। नहीं समझ आई बात? बेटा एक इदारे को अपना ऐड चलवाना है, पीटीवी के पास आया, बोला आप लोग बहुत बदतमीज हो। तो बोला फिर यहां क्यों खड़े हो, भागो। क्यों? क्योंकि उन्हें पता बाहर जाएगा फिर आ जाएगा, क्योंकि कोई और चैनल ही नहीं है। और आज क्या हो गया? इतने चैनल हैं भाई, इतने चैनल हैं। बेटा बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर की बात है ना, वो भी एक दौर था कि
बीटीवी का कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं था, तो बीटीवी को पैसे कब कमाने चाहिए थे? तो उस वक्त आपको लोगों का ख्याल था, और लोगों के साथ गलत हो जाएगा। याद रखना, जब लोग ताकतवर हो जाएंगे तो आपके साथ गलत करते हुए नहीं सोचेंगे। तो बिजनेस में इट्स ऑल फेयर, इट्स ऑल फेयर। हमारे एक दोस्त है, वो एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, उसके सिर्फ 2 टीचर हैं। जैसे मेरे पास P6 में ऐसी पोजीशन है, ऐसी उनके पास भी एक सब्जेक्ट में पोजीशन है। तो जब उनका कोई कॉम्पिटिटर वो कोर्स नहीं करा रहा होता उस सेशन में, तो वो अपनी फीस 20,000 से उठा के 42,000 कर देते। तो हम कहते हैं भाई क्या कर दिया? तो बोला यही तो सेशन है कमाने का पागल। क्यों? क्योंकि अभी मार्केट में कोई भी नहीं पढ़ा रहा। बच्चा तो बोला 42,000, 20,000 थी विषय, बोला इस बार 42 हो गई। बोला कॉम्पिटिटर भी, बोला चले जाओ, कब रोका हमने आप? उससे पता है कोई और ऑफर ही नहीं कर रहा। अच्छा, जैसे ही कॉम्पिटिटर अपना ऐड लगाता है अपनी फीस वापस 20,000 कर देता है। क्यों? उसने पॉटर को दिल से पढ़ा है, उसने पॉटर को डूब के पढ़ा गया। भाई पॉटर ने सच बोला है, उसने पॉटर को, भाई यही तो पॉटर ने बोला कि इट्स ऑल अबाउट कॉम्पिटिशन दानियल। कॉम्पिटिशन डिपेंड्स ऑन बैरियर्स, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, द बार्गेनिंग पावर ऑफ द कस्टमर, द बार्गेनिंग पावर ऑफ द। बेटा कस्टमर को जरा ताकत मिल जाती ना तो चौड़े में आ जाता है, आंखें चढ़ जाती है उसकी, है। और पता है कैसे बात करता है कि अगर आप सर्विस नहीं दोगे तो मैं कहीं और चला जाऊंगा। तो फिर आपको अफसोस होता है कि काश मैंने भी इस कस्टमर को उस वक्त निचोड़ा होता जब इस बार चॉइस, फिर मैं इसको बताता कि लेना हो तो लो, वरना भागो यहां से। जब मैं उससे ये बोलता था ना तो रोने जैसी शक्ल बन जाती थी कस्टमर की। लेकिन आज कस्टमर कितने चौड़े में सप्लायर को बोलता है, क्या बोलता है? बोला यार आप नहीं दे रहे, ओके मैं बराबर से ले लेता हूं। फिर सप्लायर कहता है सर ले लो ले लो, ऐसे बेचारा बिल्कुल पैरों में गिर जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट बार्गेनिंग पावर, दिस इज ऑल अबाउट बार्गेनिंग पावर। बात को समझ रहे हो? किसकी बार्गेनिंग पावर? एक कस्टमर की बार्गेनिंग पावर है और एक किसकी बार्गेनिंग पावर है? मेरे भाई पॉटर ये कहता है कि 5 फोर्सेस के बारे में हमेशा सोचा। और फिर पॉटर 5वीं बात क्या कहता है? द एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स इन मार्केट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बोला आप ये देखो कि आपकी मार्केट में एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर पहले तो ज्यादा है या कम है? सादिक मियां, अगर आपके कॉम्पिटिटर्स ज्यादा आ चुके हैं, अगर आपके कॉम्पिटिटर्स ज्यादा आ चुके हैं, बेटा प्लीज, अगर आपके क्या ज्यादा आ गए मेरे दोस्त, मामला खराब है। आपके कॉम्पिटिटर्स कितने इनोवेटिव हैं, वो मार्केटिंग में कितने एक्टिव हैं, ये तमाम चीजों के बारे में आप सोचो। एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स का मतलब क्या हुआ बेटा? कि नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स कितने हैं, नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स कितने हैं, इस बारे में सोचो बेटा। उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में सोचो कि वो मार्केटिंग वाइज कितने एक्टिव हैं। बेटा उनकी इनोवेशन एबिलिटी के बारे में सोचो कि वो लोग इनोवेशन पर ज्यादा पैसा लगा रहे हैं या कम पैसा लगा रहे हैं। भाई कुछ इंडस्ट्रीज में कॉम्पिटिटर सोया हुआ होता है और कुछ इंडस्ट्रीज में जो कॉम्पिटिटर है वो एक्टिव होता है। बेटा अगर आपके कॉम्पिटिटर्स ज्यादा हैं और एक्टिव हैं, अगर आपके कॉम्पिटिटर्स ज्यादा हैं और एक्टिव हैं, तो याद रखिएगा कि मेरे दोस्त आपका कंपटीशन भी ज्यादा होगा। और अगर कॉम्पिटिटर्स कम हैं तो आपका कंपटीशन भी, मेरे दोस्त अजहर, पॉटर की 5 शक्तियां, द 5 फोर्सेस ऑफ पॉटर है भाई। बेटा अगर आप पास्ट को कंपेयर करो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के, तो आपको ये महसूस होगा कि ये तमाम इदारे बहुत अच्छी पोजीशंस में हुआ करते थे, बट नाउ दे आर नॉट इन गुड पोजीशंस। एग्जाम्पल देगा भी कोई? किसी इदारे पर आप पॉटर लगा के बताओ। रिजल्ट हो गया, बहुत बार हम यूज कर चुके। हाँ, फेसबुक बेटा, सोशल मीडिया वेबसाइट्स। मेरा सवाल, क्या फेसबुक को आज कंपटीशन फेस होता है मात? यस और नो? क्यों नहीं हो रहा?
बेटा फेसबुक का कस्टमर नहीं तोड़ता। अच्छा, आप फेसबुक एज अ कंपनी को ना देखो, आप फेसबुक एज अ प्रोडक्ट को देखो, तो बेटा फेसबुक का कस्टमर स्नैपचैट नहीं खाता? खाता है। और कौन सी सोशल मीडिया है भाई? इंस्टा तो नहीं का ही, व्हाट्सएप भी उन्होंने खरीद लिया, ट्विटर उनका कस्टमर खा रहा है। यस, खाता है। अब आप एक गेम को समझो, जैसे मैं आपको बताऊं बेटा, आज लोगों का शायद ज्यादा रुझान स्नैपचैट की तरफ चला गया। गेम को समझो भाई, दानियाल इधर। बेटा फेसबुक क्या करता है, प्लीज भाई, जब फेसबुक को लग रहा होता है कि हमारा कंपटीशन बढ़ रहा है, तो उस कॉम्पिटिटर को खरीद लेता है। जब वो उस कॉम्पिटिटर को खरीद लेता है, तो उससे अल्टीमेटली क्या हो जाता है कि वो मार्केट में अवेलेबल कंपटीशन को रिड्यूस करता है। वो मार्केट में अवेलेबल कंपटीशन को क्या करता है? कम करता है। आओ जरा और बेटा, पाकिस्तान के अंदर नाइकी, एक जमाने में नाइकी अकेला ब्रांड था जूतों का। अब नाइकी के बाद फिर एडिडास एंटर हुआ मार्केट में, फिर वो पूमा एंटर हुआ, रीबॉक एंटर हुआ, इतनी सारी कंपनियां एंटर हुई। इससे क्या हो रहा है? द न्यू कॉम्पिटिटर्स। तो कंपटीशन पैदा हो रहा है, कंपटीशन पैदा हो रहा है। तो मेरे दोस्त, व्हेन यू टॉक अबाउट पॉटर 5 फोर्सेस, बेटा प्लीज, व्हेन यू टॉक अबाउट पॉटर 5 फोर्सेस, तो पॉटर ये कहता है कि अगर आप अपना रिस्पॉन्स कंपटीशन को देखकर सेट करो, कभी कंपटीशन ज्यादा है और कभी कंपटीशन कम है, और कंपटीशन कितना है ये पॉटर की उन 5 शक्तियों पर डिपेंड कर जाएगा। कंपटीशन कितना है ये पॉटर की 5 फोर्सेस के ऊपर हमारा बेटा डिपेंड करेगा। जैसे बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो माजी में मोनोपलीज एंजॉय करते थे, बट अब आज उनकी उन पोजीशंस पर हिट पड़ता है, उनकी आज उन पोजीशंस पर क्या पड़ा है बेटा? अफेक्ट पड़ा है। वाई? हो सकता है कि उनके सब्स्टिट्यूट्स पैदा हो गए, हो सकता है कि हमारे बेटा बैरियर्स मार्केट में कम होना शुरू हो गए। जो पहले बड़े बड़े बैरियर्स थे, अब वो बैरियर छोटे लगने लगे। क्या मतलब बैरियर छोटे लगने लगे? पहले लाइसेंस लेना मुश्किल होता था, अब वो उस पर, जैसे आपको टेलीकॉम का लाइसेंस लेना है, तो अगर वो लाइसेंस बहुत महंगा है तो बैरियर है बेटा। सिमिलरली वक्त के साथ साथ वो बैरियर छोटे होते जा रहे हैं, क्योंकि लोग वही काम करने के मुख्तलिफ रास्ते डेवलप कर रहे हैं। देन बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर, सप्लायर एंड एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स। पॉटर ये कहता है कि रेगुलरली पॉटर 5 फोर्सेस लगाओ। क्या लगाओ? व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलरली पॉटर 5 फोर्सेस लगाओ? कब आपके सामने कॉम्पिटिटर्स पैदा हो जाएंगे, और अगर आप वही पुराने अंदाज में चलते रहे, आप गेम से आउट हो जाओगे। बेटा ब्लैकबेरी अपने चौड़े में चलता रहा ना, हम तो हिट हैं, गेम से आउट हो गए। यानी मैं एक बात बोलूं, शायद पॉटर की 5 शक्तियां अपनी पावर पोजीशन चेंज कर रही होती हैं। जो चीजें कल ताकतवर नहीं थी, आज वो ताकतवर हो जाएंगी। जो कॉम्पिटिटर्स कल डेड थे, आज वो जिंदा हो जाएंगे। पहले सब्स्टिट्यूट नहीं थे सर, अब आपकी सब्स्टिट्यूट है। पहले कस्टमर की बार्गेनिंग पावर कम होती थी, अब ज्यादा है। तो बेटा याद रखिएगा कि पॉटर ये कहता है कि आप ये 5 फोर्सेस को बहुत रेगुलरली इवैल्यूएट करो, क्योंकि उस्मान, अगर आपने पॉटर की इन 5 फोर्सेस को बहुत रेगुलरली इवैल्यूएट नहीं किया तो इससे क्या होगा? आप समझ रहे थे कंपटीशन कम है, आप अपने अंदाज में चल रहे थे, बेटा कंपटीशन बढ़ गया था, गेम से आउट हो जाओगे। क्लियर? बेटा एक क्या है? स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट का एनालिसिस, जैसे आपने स्वॉट एनालिसिस बोला। दूसरा क्या था बेटा? पॉटर की 5 फोर्सेस। पॉटर की 5 फोर्सेस क्या बताती हैं? द लेवल ऑफ कंपटीशन, द लेवल ऑफ, सोलिए लड़के झूठे। पॉटर की 5 फोर्सेस क्या बता रही है? द लेवल ऑफ कंपटीशन। स्वॉट एनालिसिस क्या बता रहे हैं? आपके फैक्टर्स का एनालिसिस है कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। और फिर एक और बेटा, फिर एक और जी बेटा, फिर एक और
अप्रोच है द पेस्टेल एनालिसिस। जी भाई, कोई बच्चा मुझे बताएगा बेटा व्हाट इज पेस्टेल एनालिसिस? जी भाई अब्बास मियां, मिस्टर अब्बास, स्वॉट ने क्या बताया? इदारे को एनालाइज तो कर भाई, ऐसे ही लड़ रहे निकल गया है, पता ही नहीं स्ट्रेंथ क्या है, नहीं समझ आई बात। अपने से बड़े हाथी को तू आंखें दिखा रहा है। बेटा अपने फैक्टर्स को एनालाइज करो, स्वॉट तो लगाओ पहले, फिर कंपटीशन एनालिसिस कर लिया, एंड देन द पेस्टेल एनालिसिस। व्हाट इज पेस्टेल एनालिसिस? कुछ भी तुझे नहीं पता होता है, कहां बताता है? होता क्या क्या पेस्ट के क्या वो फैक्टर्स हैं? तो यार बेटा पेस्टेल एनालिसिस क्या कह रहा है सुनिएगा। बेटा पेस्टेल एनालिसिस कहता है, सुनना, कि इदारे के बाहर का जो एनवायरनमेंट है उससे आप 6 टुकड़ों में तोड़ दो। दानियाल कीजिए बेटा। द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। व्हाट इज द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट? व्हाट इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट? पेस्टेल कहता है कि आप पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की वजह से अफेक्ट होते हो। क्यों? सुनिएगा बेटा, गवर्नमेंट चेंज हो गई, जब पॉलिटिकल चेंज आता है तो गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो जाती है, गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं। मैंने पहले भी सादिक मियां बताया था कि जैसे मिसाल के तौर पर अगर पॉलिटिकली नून लीग की हुकूमत आई तो दे विल वर्क मोर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी, किसकी हुकूमत आएगी? तो दे विल वर्क मोर ऑन एग्रीकल्चर। है पॉलिटिकल पी, पॉलिटिकल फैक्टर। जैसे मैं आपको इसकी एग्जांपल, तो हमारा एक दोस्त था, उसका ये ट्रांसपोर्ट का और ऑयल टैंकर्स का काम है, तो वो हमेशा कहता था, बोला यार पीपल्स पार्टी की हुकूमत सबसे अच्छी और नून लीग की हुकूमत सबसे गंदी है। तो मैं कहता था क्यों भाई? बोला यार पीपल्स पार्टी आती है ना तो ट्रेन वगैरह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना पूरा तबाह हो जाता है, और जब वो पूरा ट्रेन रेलवे सिस्टम तबाह हो जाता है तो हमारे ट्रक्स हैं, दबा के सेल होती है, ट्रांसपोर्ट, ऑयल ट्रांसपोर्ट और ये सब में ट्रक्स यूज होते हैं। लेकिन बोला नवाज शरीफ आता है ना पूरा धंधा खराब हो जाता है। नवाज शरीफ आकर ट्रेनों के पीछे पड़ जाता है, रेलवे लाइन, ये लाइन, जब ये रेलवे लाइनें बनाता है तो इससे होता क्या है कि हमारा ट्रक्स का कारोबार डाउन हो जाता है। अभी सोच रहे हैं, लेकिन पीटीआई का भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस है, पीपल्स पार्टी तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्कुल इग्नोर कर देती थी। तो पी, द पॉलिटिकल फैक्टर। बेटा क्या पॉलिटिकल फैक्टर्स की वजह से एक इदारा अफेक्ट होता है? यस, बिल्कुल होता है भाई, क्यों नहीं होता? बेटा एक सवाल है, बेटा मोबाइल फोन इंडस्ट्री पीटीआई के दौर आती तबाह हो गई, गाड़ियों की इंडस्ट्री, कार शोरूम वाले तबाह हो गए क्योंकि इन्होंने इतनी इंपोर्ट ड्यूटियां लगा दी, करेंसी वीक हो गई, गाड़ियां महंगी हो गई। क्या इस पॉलिटिकल फैक्टर से लोग अफेक्ट नहीं हुए? क्यों नहीं होंगे भाई? तो बेटा एक बात याद रखिएगा, पेस्टेल, बेटा द पेस्टेल एनालिसिस सेज, बेटा द पेस्टेल एनालिसिस सेज कि जब भी आप किसी मार्केट में, बेटा गौर कीजिएगा, पेस्टेल एनालिसिस ये कहता है कि जब भी आप किसी मार्केट में ऑपरेट करने जा रहे हो तो मेरे दोस्त आप 6 फैक्टर्स को कंसिडर करो। बेटा पेस्टेल एनालिसिस क्या कह रहा है सुनिएगा, कि जब भी आप किसी मार्केट में ऑपरेट करने जा रहे हो तो आप उधर कुछ फैक्टर्स को क्या करो, कंसिडर करो। पेस्टेल। जी भाई, इसमें पी क्या है बेटा? सबसे पहले द पॉलिटिकल एनवायरमेंट। जी भाई, बेटा क्या पॉलिटिकल एनवायरमेंट से कोई अफेक्ट होता है? बेटा यकीनी तौर पर होते हैं। जब पॉलिटिकल एनवायरमेंट चेंज होता है दानियाल, तो इकोनॉमिक पॉलिसीज,
गवर्नमेंट की प्रेफरेंसेस चेंज हो जाती है, तमाम चीजों पे चेंज आता है। बेटा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, पहले तो देखो बेटा, अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाए, बेटा अगर क्या आ जाए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, क्या वो आपको अफेक्ट करेंगे? बोलो बेटा, क्या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अफेक्ट करेगी? यस। देन चेंज इन गवर्नमेंट प्रेफरेंसेस। बेटा गवर्नमेंट की जो सारी प्रेफरेंसेस होती हैं, गवर्नमेंट की जो सारी प्रायोरिटीज होती हैं, बेटा गवर्नमेंट की जो सारी प्रायोरिटीज होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज बदल गई। पिछली गवर्नमेंट का फोकस कुछ और था, इस गवर्नमेंट का फोकस कुछ और आ गया। सही है बेटा। पॉलिसीज चेंज हो जाती हैं गवर्नमेंट की। क्या चेंज हो जाती हैं? पॉलिसीज। अफेक्ट ऑन लॉ एंड ऑर्डर, कि लॉ एंड ऑर्डर पर इसका अफेक्ट आता है। मेरे दोस्त सवाल यह है कि क्या पॉलिटिकल फैक्टर आपके इदारे को अफेक्ट करेगा? यस, बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। जैसे बेटा ट्रंप, जब अमेरिका प्रेसिडेंट बना ट्रंप, तो उसने क्या कहा कि जितने भी मैक्सिकन्स हैं उन्हें बाहर निकालो। तो जब उन्होंने मैक्सिकन्स को बाहर निकालना शुरू किया तो मैक्सिको ऐसे है अमेरिका के लिए जैसे पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान है, कि बेटा वहां से सस्ती लेबर मुल्क में एंटर हो जाती है, वहां से सस्ती लेबर मुल्क में। तो इससे होता क्या है कि जो अमेरिकन लेबर है उसे जॉब नहीं मिल पाती। बेटा जब मैक्सिको के लड़के कम पैसों में जॉब कर लेते हैं तो अमेरिका के लोगों को फिर जॉब्स। बेटा क्या इसकी वजह से जब वो मैक्सिकन्स को निकालेगा तो सस्ती लेबर मुल्क से बाहर जाएगी? तो इससे इदारे अफेक्ट नहीं होंगे दानियाल? देन बेटा सऊदी अरब, अभी जो ये प्रिंस है, शेख की बात, बादशाह की बात नहीं कर रहा, प्रिंस की बात कर रहा हूं। अब ये जो प्रिंस है बेटा, जो लोग वहां जॉब्स कर रहे हैं वो सब यही कंप्लेन करते हैं, बोला यार ये प्रिंस है बहुत पढ़ा लिखा, ये क्या कर रहा है, ये वो पॉलिसीज बना रहे हैं जो सऊदीज को बेनिफिट करेंगी। और हर मुल्क के बादशाह का यही काम है कि अपने लोगों को फायदा पहुंचाए। बोला ये जो खारजी हैं, जो बाहर वाले लोग हैं, उन्हें ट्रबल में डाल रहा है। बोला इससे पहले वाले इतने ज्यादा एजुकेटेड नहीं होते थे, तो वो ये तमाम चीजें अब्बास। तब पॉलिटिकल चेंज क्या किसी इदारे को हिट करेगा? यस। क्या पॉलिटिकल चेंज इदारे को हिट करेगा? यस। बेटा जब पॉलिटिकल चेंजेस आते हैं तो उससे यकीनी तौर पर इदारे अफेक्ट होते हैं। जब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बदलता है तो बहुत सारे बिजनेसेस खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वो बिजनेसेस पुरानी पॉलिटिकल गवर्नमेंट की प्रेफरेंस में थे, नई गवर्नमेंट की प्रेफरेंस में वो नहीं है। तो वो इंडस्ट्रीज और वो मार्केट्स आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगी। ऐसा ही है। कोई एग्जांपल देना चाहे भाई किसी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट फैक्टर की? अब बताऊं बेटा, जब नून लीग का दौर आता है, सुनना भाई इधर अब्बास, जब नून लीग का दौर आता है तो पंजाब की जो कंपनीज है उनकी गैस सप्लाई बढ़ जाती है, उन्हें ज्यादा सपोर्ट मिल जाती है, क्योंकि नवाज शरीफ पंजाब ओरिएंटेड पार्टी है। और जब पीपल्स पार्टी का दौर आएगा तो सिंध वालों का फायदा है, सिंध में जो फैक्ट्रियां चल रही हैं वो प्रॉस्पर कर जाएंगी। बेटा यकीन, अभी पीटीआई भी बेटा ज्यादा पंजाब और केपी के ओरिएंटेड है ना, सिंध ओरिएंटेड तो नहीं है। तभी आप देख लो कि सिंध को इतनी ज्यादा प्रेफरेंस, यानी आप पंजाब में बिजनेस करो, आप सिंध में बिजनेस करो, यू विल फील द डिफरेंस। तो द पॉइंट इज द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। जब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट चेंज होता है तो गवर्नमेंट की सारी पॉलिसीज और सारी प्रेफरेंसेस क्या हो जाती हैं बेटा? क्या पॉलिटिकल एनवायरनमेंट आपके इदारे को अफेक्ट करेगा? यस और नो? ज्यादा करेगा भाई, मैक्रो लेवल पर हिट करेगा। देन कौन सा एनवायरनमेंट है बेटा? व्हाट इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट? कोई बताएगा बेटा? व्हाट इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट? कोई बताएगा? बोलो भाई। जी जी, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बेटा, अगर इन्फ्लेशन रेट ज्यादा है, उस जगह इन्फ्लेशन रेट क्या है, उस जगह इंटरेस्ट रेट क्या है, उस जगह टैक्स रेट क्या है,
उस जगह लोगों की एवरेज इनकम क्या है? एक बात सोचो ना बेटा, बेटा जितने भी महंगे महंगे कैफेज खुलते हैं वो कहां खोले जाते हैं? डिफेंस वगैरह की तरफ खोलते हैं, महंगे इलाकों में खोलते हैं। क्यों? क्योंकि वहां उन्हें पता है कि कस्टमर में खर्च करने की इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। बेटा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सादिक मियां किस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रहे हो, वहां लोगों के एवरेज इनकम लेवल क्या है। बेटा लोग कितना कमा रहे हैं, आमतौर पर लोगों के इनकम लेवल्स क्या हैं, सवाल। बेटा इंटरेस्ट रेट्स क्या हैं, सवाल। बेटा उस जगह टैक्स रेट्स क्या हैं, है भी। और क्या हो सकते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में फैक्टर, बताओगे भाई? बेटा बिजनेस साइकिल बूम पर है, रिसेशन पर है, इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है बेटा वहां, है भी। बेटा उस मुल्क का एक्सचेंज रेट क्या है, बेटा उस मुल्क के अंदर जीडीपी क्या है, कि लोग जो पूरी इकोनॉमी की जो नेशनल इनकम है वो किस लेवल पर खड़ी है। गरीब मुल्क तो नहीं है। बेटा एक सवाल है भाई, बेटा सवाल यह है कि बहुत सारी मेरे भाई बहुत सारी कंपनियां पाकिस्तान में ऑपरेट नहीं करती बिकॉज उन्हें हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट समझ नहीं आता। उन्हें हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट समझ, सवाल इंडिया में करती है ऑपरेट, पाकिस्तान में नहीं करती, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी पाकिस्तान की निस्बतन एक बड़ी इकोनॉमी है, वास्ट इकोनॉमी है, ज्यादा लोग हैं उस इकोनॉमी में। तो बेटा सवाल लोगों के इनकम लेवल्स, मिसाल के तौर पर बेटा जो आपके भाई गाड़ी बनाने की कंपनी है कौन सी, तो टोयोटा होंडा तो गरीब कंपनी है ना भाई। अमीर कंपनियां जो महंगी गाड़ियां बनाती हैं, पॉश और ऑडी, तो फिर आ गई पाकिस्तान में, ऑडी ने अपने आउटलेट्स खोल दिए। फोर्ड मोटर्स हो गई, और है भी। ये बड़ी बड़ी कंपनियां पाकिस्तान में आकर अपना बिजनेस क्यों नहीं करती? बेटा दे कंसिडर द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कि क्या यहां का लड़का वो गाड़ी खरीद सकेगा भी या नहीं सकेगा। बेटा कितने हैं वो गाड़ी खरीदने वाले, ये भी तो सवाल है भी। बेटा क्या यहां का लड़का वो गाड़ी अफोर्ड कर सकेगा नहीं कर सकेगा। बेटा बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स पाकिस्तान में नहीं खुलते बिकॉज दे थिंक कि हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट फिट नहीं है। तो व्हेन यू टॉक अबाउट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मेरे भाई, तो आप किसी भी मार्केट में किसी भी मुल्क में एंटर होने जा रहे हो तो दानियाल आप वहां का पहले क्या कंसिडर करो बेटा, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कंसिडर करो। सवाल, आप मार्केट में कैसे वक्त एंटर हुए जब इकोनॉमिक रिसेशन चल रहा था, तो आपको रिजल्ट्स खराब ही मिलेंगे बेटा, अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल सकते। जैसे अभी जो इकोनॉमी के हालात हैं, ये कोई अच्छे हालात, हर बिजनेस प्रॉब्लम में, हर बिजनेस प्रॉब्लम में। आप अपनी प्रॉपर्टी रेंट पर देने जाओ, टेनेंट ही नहीं मिलेगा। तो बोला भाई क्यों नहीं मिलेगा, तो बोला भाई जिनके टेनेंट है वो भाग रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर इतनी ज्यादा एक्टिविटी। अभी जो इसने इमरान खान ने कहा कि भी आज के बाद नैब ब्यूरोक्रेट्स और बिजनेसमैन की इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, तो जब उसने ये कहा तो अब्बास इससे क्या होगा बेटा, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बेहतर हो जाएगा। क्यों बेहतर हो जाएगा बेटा, क्यों बेहतर हो जाएगा? आप एक बात सोचो कि अब बिजनेसमैन थोड़ा रिलैक्स होकर काम करेगा, द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट विल मूव टू अ बेटर फेज। हमारा व्हाट इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, कि जिस मुल्क में उम्र हम एंटर होने जा रहे हैं वहां पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी है, गवर्नमेंट प्रेफरेंसेस क्या है, अपोजिट पार्टी की क्या प्रेफरेंसेस हैं। अब्बास व्हाट इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, एक्सचेंज रेट क्या है वहां, इंटरेस्ट रेट क्या है, टैक्स रेट क्या है, लोगों के इनकम लेवल क्या है भी। सवाल यह है कि बेटा क्या नैंडोस का आउटलेट आप लांडी में खोलोगे तो चल जाएगा? कोई मसला है लांडी में? बेटा एक एवरेज इनकम लेवल कम है, मैं ये नहीं कह रहा कि सब गरीब लोग हैं, एक एवरेज इनकम लेवल कम है।
द पॉलिटिकल एनवायरमेंट मेरे भाई, द इकोनॉमिक एनवायरमेंट, कि वहां इकोनॉमी क्या कह रही है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा एनवायरमेंट? जी भाई बेटा, कोई बच्चा मुझे बताएगा व्हाट इज सोशल एनवायरमेंट? जी भाई, कोई बच्चा बताएगा व्हाट इज सोशल एनवायरमेंट? बोलो बेटा। बेटा सोशल एनवायरमेंट क्या है? इससे क्या फर्क पड़ेगा सोशल एनवायरमेंट से बेटा? बेटा तुम कराची को इंटीरियर क्यों? इंटीरियर को बेटा कहां क्यों? बेटा उधर कैफे खोलें, चलेगा वहां कैफे? क्यों नहीं चलेगा बेटा? उधर का सोशल एनवायरमेंट कैफेज को प्रोमोट नहीं करता। आप क्या पता आपने खोल दिया बेटा, फिर जब आएंगे ना तेरे कैफे को आग लगाने, है बेटा उधर बेटा बाकायदा आपने कपल्स के लिए सेपरेट चलेगा वो सोशल? नहीं चलेगा भाई, वो सोशल एनवायरमेंट अलग है, ये सोशल एनवायरमेंट। सिमिलरली आप तो मुल्क मुल्क और शहर शहर की बात कर रहे हो, मैं इलाके इलाके पर कंपेयर कर दूं भाई। डिफेंस और भादराबाद के सोशल एनवायरमेंट में फर्क है, सोशल एनवायरमेंट में फर्क है। यानी मैंने मेजरली भादराबाद और इन इलाकों में काम किया। जब मैं डिफेंस के कॉलेज में जाकर पढ़ाता हूं तो सीधी बात है कि उधर बहुत सारी चीजों की डेफिनेशन ही कुछ और है भाई, बेहयाई की डेफिनेशन ही कुछ और है। वो उधर चीजों की डेफिनेशन ही बदल गई। जैसे भाई जब बच्चा इंटीरियर से कराची आता है तो उसको लगता है भाई ये तो कोई अलग सोशल एनवायरमेंट है, और फिर जब आप यहां से यूरोप चले जाओ तो उनका सोशल एनवायरमेंट अलग है, चीजों की यानी मिसाल आपने कहा भाई कैसी ड्रेसिंग करके जा रहा है, तो किसी ने कहा भाई इट्स नॉर्मल, तो आपने कहा इसमें नॉर्मल क्या? बोला इनके सोशल एनवायरमेंट में नॉर्मल है। मेरे दोस्त बहुत सारे बिजनेसेस कुछ सोशल एनवायरमेंट्स में नहीं चल सकते, पॉसिबल ही नहीं है। चलो भाई एक सवाल बेटा, पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा बिजनेस है, सुनना, चाइल्ड केयर सेंटर्स। कोई बताएगा चाइल्ड केयर सेंटर क्या होता है? भाई सोचो, अब्बास की शादी हो गई, अब अब्बास क्या बच्चा हुआ, तो अब्बास ने अब अब्बास की वाइफ भी नौकरी करती है, तो अब्बास ने बीवी को ये बोला कल अब क्योंकि बच्चा हुआ है तो तुम नौकरी छोड़ो और तुम घर पे बच्चे का ख्याल रखो। तो इसकी बीवी ने कहा बोला ये भी तो हो सकता है कि तू नौकरी छोड़ के घर पे बच्चे का ख्याल रखे, ये नहीं हो सकता। बेटा एक बात सोचो ना बेटा, हमारे पाकिस्तान का सोशल एनवायरनमेंट क्या है कि शादी के बाद औरत सेक्रीफाइस करती है ना हो। अब मेरा सवाल, उस औरत की क्या पोजीशन है अगर मर्द उसे डिवोर्स दे दे? तो उसने तो अपना करियर ही खत्म कर दिया। एक बात सोचो बेटा, एक औरत है बहुत पढ़ी लिखी, बहुत अच्छी नौकरी कर रही थी, शादी हुई, उससे नौकरी छोड़ दी, घर के लिए बैठ गई, 10 साल बाद डिवोर्स हो गई। अब वो औरत वापस मार्केट में जाकर खड़ी होगी तो उसे जॉब मिलेगी? उससे तो अपना करियर खत्म कर दिया। भाई जो अपनी जॉब छोड़ा है वो रिस्क ले रहा है ना। तो अब्बास ने बीवी को बोला तुम जॉब छोड़ के घर में बैठो, बच्चे का ख्याल रखो। तो बीवी ने क्या बोला, तो तू छोड़ दे, मैं क्यों अपना करियर खराब करूं? अब्बास ने कहा ये क्या बात हुई? अब सवाल तो फैसला ये तय है कि दोनों नौकरी पर जाएंगे और सुबह बच्चा चाइल्ड केयर सेंटर में डिपॉजिट कर देंगे। ये बहुत नॉर्मल है बाहर, ये बहुत नॉर्मल है कि भाई सुबह जाते जाते बच्चा जमा करा दो और वापसी में विड्रॉ कर लेना, ले जाना भाई। ऐसा नहीं हो सकता है। क्या अपने सोशल एनवायरनमेंट में कारोबार चलेगा दानियाल? क्या पाकिस्तान के सोशल एनवायरनमेंट में कारोबार चलेगा? कौन सा कारोबार? चाइल्ड केयर सेंटर। क्यों नहीं चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? बेटा हमारे यहां अगर बच्चे को चाइल्ड केयर सेंटर में रखवाया तो पूरे खानदान की खालाएं पुप्पियां सब जमा हो जाएंगी कि दोनों नौकरियां कर रहे हैं और बच्चों तो रिकड़ी भी आए, पूरा खानदान जमा हो जाएगा। होगा नहीं होगा? दिस इज द सोशल एनवायरनमेंट। हमारे सोशल एनवायरनमेंट में ये वाले कारोबार
ऐसा ये है भाई। यस बेटा, बहुत सारे कारोबार हमारे सोशल एनवायरनमेंट में नहीं चलते भाई। जैसे जैसे किसी ने एक बार क्या बोला, यार उधर तो बार बड़ी चल रही थी, मैं पाकिस्तान में आके बार खोल देता हूं है, और वोडका और ये साथ, तो बेटा ऐसे मुल्ला आके मारेंगे ना, इट्स अगेंस्ट सोशल एनवायरनमेंट। ऐसा है, यानी बहुत सारे कारोबार हैं जो एक सोशल एनवायरनमेंट में हिट है लेकिन दूसरे सोशल एनवायरनमेंट में फ्लॉप हैं। ऐसा ही है। तो मेरे दोस्त, अच्छा इससे इदारे थोड़ी, प्रोडक्ट्स, कुछ प्रोडक्ट्स एक सोशल एनवायरनमेंट में चलते हैं, दूसरी सोशल एनवायरनमेंट में नहीं चलते। जैसे मैं आपको बताऊं, घर की सफाई वगैरह करने के लिए बहुत सारी मशीन्स आती हैं, डिश वॉशर्स आते हैं। बेटा प्लीज पढ़ना, घर की सफाई वगैरह करने के लिए या किचन के लिए और इनके लिए बहुत सारी मशीन्स आती हैं। ये सब मशीन्स पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में नहीं चलती, क्योंकि अपने यहां एक बहुत बड़ा कल्चर है काम वाली मासी। ये मासी और काम वाली आपको पाकिस्तान में मिलती है भाई। आप यूरोप में चले जाओ, उधर काम वाली बाई नहीं होती है, बट तेरी 30-40% तनख्वाह तो काम वाली बाई ले जाएगी, उसकी इतनी तनख्वाह होगी। तो इधर मसला सोशल एनवायरनमेंट। बेटा बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो उनके सोशल एनवायरनमेंट में बहुत हिट हैं, लेकिन हमारे सोशल एनवायरनमेंट में वो प्रोडक्ट्स नहीं चलते इतने। तो मेरे दोस्त, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, दानियल फिर कौन सा एनवायरनमेंट है? सोशल एनवायरनमेंट। फिर इसी तरीके से फास्ट फूड हमारे यहां ज्यादा चलता है या बाहर ज्यादा चलता है? यहां कम क्यों चलता है? बेटा अपने यहां फैमिली कल्चर ज्यादा है, हमारे यहां फैमिली कल्चर ज्यादा है, जॉइंट फैमिली और ये सारे सिस्टम ज्यादा है। आज भी बहुत 90% घरों में ये होता है कि भाई खाना घर पे खाया जाता है भी। तो ये सोशल कल्चर, तो फिर इस सोशल कल्चर में फास्ट फूड वगैरह इतना ज्यादा नहीं चलता मेरे दोस्त। तो व्हेन यू टॉक अबाउट सोशल एनवायरनमेंट, बेटा प्लीज पढ़ें, व्हेन यू टॉक अबाउट सोशल एनवायरनमेंट, बेटा यू नीड टू कंसिडर रिलीजियस प्रेफरेंसेस। बेटा प्लीज you need to consider religious preferences. वेजिटेबल टिक्के खाए? नहीं खाए, किसी ने भी नहीं खाया वेजिटेबल टिक्का। अगर आपका कोई हिंदू दोस्त होगा तो आपने वेजिटेबल टिक्के खाए होंगे। वेजिटेबल टिक्का होता है ना, नहीं? तो दिस इज रिलीजियस प्रेफरेंस। बेटा हिंदू लड़के चिकन टिक्के तो नहीं खाएंगे भाई, इसमें प्रायोरिटी है। कुछ लोग नहीं खाते, यानी एक बड़ा हिस्सा है जो नहीं खाता, वो सिर्फ शाकाहारी हैं। तो वो लोग शाकाहारी वेजिटेरियंस फिर वेजिटेबल टिक्के खाते हैं। तो रिलीजियस प्रेफरेंसेस, बेटा एक बात याद रखिएगा, बहुत सारे प्रोडक्ट्स यहां नहीं चल सकेंगे भाई, बिकॉज दे आर नॉट अलाउड इन द रिलीजन। रिलीजियस प्रेफरेंसेस हो गए। फिर इसी तरीके से और आपने क्या कहा बेटा? रिलीजियस प्रेफरेंसेस, कल्चरल फैक्टर्स हो गए। देन यस, पॉपुलेशन लेवल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एग्जांपल शायद मैंने आपको पहले भी दी है जी भाई। केएफसी का पहला आउटलेट कहां खुला था? कराची में केएफसी का पहला आउटलेट कहां खुला था? बादराबाद, नॉर्थ नाजमाबाद। बर्गर किंग का पहला आउटलेट, हार्डीज का पहला आउटलेट, पिज़्ज़ा हट का पहला आउटलेट। ये सब नॉर्थ नाजमाबाद क्यों जाते हैं भैया? बात उधर तो गरीब के बच्चे रहते, ऐसा नहीं है। मैंने पहले भी आपको शायद बताया था कि ये वो एरियाज हैं जो वर्टिकली बने हुए हैं, तो पॉपुलेशन बहुत है। आप डिफेंस में खोलोगे तो डिफेंस मेजॉरिटी हॉरिजॉन्टल है। 5000 गज पर एक बंगला है जिसमें 3 लोग रहते हैं। अब आप नॉर्थ नाजमाबाद जाओ तो 5000 गज पर 40 माले की बिल्डिंग है, 40 फ्लोर है और हर फ्लोर पे 3-3 फ्लैट है और हर फ्लैट में 10-10 लोग रह रहे हैं। पॉपुलेशन लेवल, तो बेटा जहां पॉपुलेशन लेवल ज्यादा होगा वहां आपके बिजनेसेस ज्यादा चल सकते हैं। देन हमारा अप्रोच ऑफ वुमेन एम्प्लॉयमेंट,
कि वहां औरतें नौकरी पर जा रही हैं या नहीं जा रही, वुमेन एम्प्लॉयमेंट। फिर इसी तरीके से गौर से जेंडर बैलेंस। बेटा कुछ जगह जेंडर बैलेंस डिफरेंट होता है, यानी मर्द और औरतों में मेजॉरिटी किसकी है तो उनके प्रोडक्ट्स ज्यादा चलेंगे। एज बैलेंस कि भाई जवान ज्यादा हैं, बच्चे ज्यादा हैं, तो फिर आप उसी तरह बेटा प्रोडक्ट टारगेट करोगे ना। एज बैलेंस सही। एज बैलेंस बेटा अगर आप खाली देखो तो अपने यहां कितने स्कूल खुल गए। दिस शोज एज बैलेंस के। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा बच्चे और नौजवान है, ये हमारा एज बैलेंस, यानी हमारे यहां बूढ़े लोग कम है। सही। तो बेटा एज बैलेंस हो गया। और सोशल एनवायरनमेंट में क्या आएगा बोलो बेटा। बेटा स्पेंडिंग कल्चर। बेटा प्लीज बात को गौर से सुनिएगा, लोगों में खर्च करने का कल्चर है या नहीं है। बेटा आमतौर पर जो आज की जनरेशन है उसमें खर्चा करने का रुझान ज्यादा है ना बेटा। आप अपने मां बाप को देखो तो उनमें खर्चा करने का रुझान कम है। द स्पेंडिंग कल्चर ये बहुत अहम सोशल फैक्टर है भाई। कुछ जगहों पर लोग खर्चा कम करते हैं, कुछ जगहों पर लोगों का खर्चा करने का रुझान ज्यादा होता है। और बताओ कि साबिक बेटा सोशल एनवायरनमेंट में और क्या हो सकता है। टेस्ट फैशन है भी कि आमतौर पर फैशन ट्रेंड टेस्ट ये क्या चल रहा है जी भाई। और बर्थ रेट डेथ रेट कि भाई उधर डेथ रेट कितना है। बेटा डेथ रेट ज्यादा है तो हॉस्पिटल मेडिसिन ये चीजें ज्यादा चलेंगी। बेटा एक बात तो मैं बात बोल दूं कि जो इदारे रिसर्च करके बिजनेस में एंटर होते हैं और जो ऐसी मुंह उठा के एंटर होते हैं उनमें बड़ा फर्क है। ये एक अलग पढ़ाई है। ये क्या हम कारोबार कैसे करते हैं, तवक्कल तो इल्लल्लाह शुरू, कोई एनालिसिस ही नहीं है, कोई स्वॉट नहीं, कोई पॉटर नहीं भाई रीशु। तो बेटा फिर इसमें चल गए नहीं चले। बेटा ये तो वो इदारों की बात हो रही है जो बड़े मैनेज्ड अंदाज में चल रहे हैं कि भाई उमर जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के बारे में सोचते हैं, जो उधर के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में सोचते हैं, जो सोशल एनवायरनमेंट के बारे में सोच रहे हैं कि भाई वहां बर्थ रेट क्या है भाई, वहां डेथ रेट क्या है, उधर सोशल प्रेफरेंसेस क्या है। बेटा ये तमाम चीजों को आपने क्या नाम दिया, सोशल फैक्टर्स का नाम दिया। नहीं समझ आई ये बात। बेटा आप ऐसे समझ लो कि डिफरेंट बिजनेस एनवायरमेंट्स विल हैव डिफरेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। है भी डिफरेंट बिजनेस एनवायरमेंट्स में डिफरेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है। यानी मैं एक दोस्त के साथ उस दिन बात हो रही थी, पाकिस्तानियों का भी एक बड़ा अजीब सोशल माहौल है। पाकिस्तान में होते हैं तो परदेसी खाने खाने, चाइनीज फूड खाने, थाई फूड खाने, लेबनीज खाने खाने, और बाहर जाएंगे तो पाकिस्तानी खाना ढूंढेंगे। अभी आप खाना बाहर का खाना नहीं बोला, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट चाहिए, ढूंढ रहे हैं इधर उधर को पाकिस्तानी रेस्टोरेंट मिल जाए। तो बेटा फिर क्यों खाना, यहां खाओ ना, देसी फूड ही छोड़। यहां बाहर 10 दिन के लिए भी जाएगा ना तो 10 दिन बाद 2-3 दिन के बाद क्या बोलेगा यार वो अपना पाकिस्तानी उधर जाके बाहर जाके फिर वो दाल रोटी भी खा रहा होगा मजे ले लेके। यहां उसे दाल रोटी दे दो तो ये सीधी बात है। दिस इज सोशल एनवायरनमेंट के शायद ये सिर्फ हमारे साथ नहीं है, ये एक सोशल फैक्टर है। फिर दानियाल और बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो डिपेंड करेंगे बेटा सोशल एनवायरनमेंट में। मिसाल थेरेपिस्ट, थेरेपी, माइंड थेरेपी, ये कारोबार पाकिस्तान में है। क्या थेरेपिस्ट के पास जाने का मतलब आप पागल हो गए हो? पाकिस्तान में थेरेपिस्ट मीन्स आप पागल हो। 50% ऑफ द पीपल पाकिस्तान में मिड लाइफ क्राइसिस से गुजरते हैं। आधी जिंदगी गुजारने के बाद पता है क्या सोच रहे होते हैं कि ये मैं क्या कर रहा हूं, ये मिड लाइफ क्राइसिस है। मिड लाइफ क्राइसिस क्या है कि मैं सुबह उठ रहा हूं, नौकरी कर रहा हूं, पैसे कमा रहा हूं, आ रहा हूं, सो रहा हूं, ये मैं क्या कर रहा हूं।
मुझे तो कुछ और करना था। बेटा ये इन तमाम लोगों को थेरेपी की जरूरत है, इन तमाम लोगों को जाकर अपने मसाइल डिस्कस करने की जरूरत है। बहुत कम है। और कहां जाते हैं लोग? सोशल एनवायरनमेंट में इस चीज की जगह नहीं है। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, हैवी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, क्या ये तमाम फैक्टर्स एक इदारे को अफेक्ट करते हैं? यस, बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं और वैलिडली अफेक्ट करेंगे। देन टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, हम क्या टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट इदारे को अफेक्ट करता है? व्हाट इज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट? कि उधर क्या टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं? बेटा प्लीज गौर से सुने, उधर क्या टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं? टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। देन बेटा वहां लोग टेक्नोलॉजी को कितना पसंद करते हैं? वहां लोग टेक्नोलॉजी को अजहर बेटा कितना पसंद करते हैं? क्या लोग टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करते हैं या रिटेलिएट करते हैं? आमतौर पर पाकिस्तान वगैरह में बेटा सादिक पढ़ाई कर ले, आमतौर पर पाकिस्तान वगैरह में लोग टेक्नोलॉजी के साथ चेंज नहीं होते। अपने को अपनी पुरानी चीजें ही अच्छी लगती हैं, है टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम अपने आप को अपडेट नहीं करते। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, लोग टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को कितना अपडेट कर रहे हैं, अपने आप को कितना चेंज कर रहे हैं। तो बेटा पेस्टल एनालिसिस ये कह रहा है कि जब आप किसी बिजनेस एनवायरनमेंट में एंटर होने जाओ तो आप इन तमाम फैक्टर्स के बारे में सोचो, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट अगर टेक्नोलॉजी अवेलेबल होगी तो उससे प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी। बेटा अगर उधर टेक्नोलॉजी अवेलेबल होगी, बेटा बातें नहीं करें प्लीज। बेटा अगर उधर टेक्नोलॉजी अवेलेबल होगी, बेटा मेरे भाई, ओ भाई, अगर उधर क्या अवेलेबल होगी? अगर बेटा टेक्नोलॉजी अवेलेबल होगी तो इसका इंपैक्ट ऑन प्रोडक्शन कॉस्ट, बेटा उसका प्रोडक्शन कॉस्ट पर इंपैक्ट आएगा। क्योंकि बेटा अगर ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी अवेलेबल होगी तो बेटा आप ज्यादा बेहतर अंदाज में या कम लो कॉस्ट में आप प्रोडक्शन कर सकोगे। देन बेटा लोग टेक्नोलॉजी को कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं? एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि अगर लोग टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो फिर इधर नए नए इनोवेटेड प्रोडक्ट्स हिट हो जाएंगे बहुत, है भी। इसी तरीके से इनोवेशन के उस जगह लोग इनोवेशन पे कितना इन्वेस्ट करते हैं। तो मेरे दोस्त, बहुत सारे लोगों ने आप में से पेस्टल एनालिसिस, पेस्ट तक पढ़ा हुआ होता है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल और टेक्नोलॉजी। बस ओरिजिनली ये जो एनालिसिस होता था ना बेटा, ये पेस्ट तक ही होता था। ओरिजिनली ये जो एनालिसिस होता था पेस्ट तक ही होता था। बेसिकली ये एनालिसिस क्या चीज हमें इवैल्यूएट करवा रहा है? बेटा ये एनालिसिस हमें इवैल्यूएट करवा रहा है हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। क्या कहा बेटा मैंने? ये एनालिसिस हमें क्या इवैल्यूएट करवा रहा है? हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। कि हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हम ये देखें कि ये फैक्टर्स किस तरह ऑपरेट कर रहे हैं। अगर आप बिजनेस करने की तरफ जा रहे हो, आप ये देखो कि हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या हैं, हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स में इकोनॉमिक चेंजेस क्या कह रही हैं, सोशल फैक्टर्स क्या कह रहे हैं, टेक्नोलॉजी किस तरफ जा रही है। तो इसकी मदद से आप ये डिटरमाइन कर सकोगे, इसकी मदद से दानियाल आप ये डिटरमाइन कर सकोगे कि हमें उस पर्टिकुलर मार्केट में कौन सा बिजनेस करना है। जैसे बेटा जो एयरलिफ्ट कंपनी आई, जो ये बसेस की सर्विस दे रही है,
उसने हमारे सोशल एनवायरनमेंट को एनालाइज करा ना बेटा, कि हमारे सोशल एनवायरनमेंट में पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक बड़ा मसला है। तो बेटा जैसे करीम चल रहा था, उसने उसी जैसा सिमिलर मॉडल बना दिया एयरलिफ्ट, बस उसने गाड़ी की जगह बसेस कर दी, स्टॉप्स बना दिए। इसी तरीके से करीम और उबर सोशल एनवायरनमेंट को उन्होंने एनालाइज करा था। तो व्हेन यू टॉक अबाउट सोशल एनवायरनमेंट, जब आप सोशल एनवायरनमेंट की असर बेटा बात करते हो, आप टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की बात करते हो बेटा, ये वो तमाम फैक्टर्स हैं जो बिजनेस वर्ल्ड को अफेक्ट करेंगे। बेटा अगर मैं एक बात बोलूं, अगर आज मैं टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट को इवैल्यूएट करूं, तो हम मिर्चा वाला में इस बात को एक्सेप्ट करते, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि सून द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस विल रिड्यूस फिजिकल टीचिंग। ये फिजिकल टीचिंग का कल्चर आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जाएगा और टेक्नोलॉजी सादिक उसे क्या करेगी, रिप्लेस करेगी। यानी मैं आज हमेशा ये सोचता हूं कि यार मैं अपने कुछ बैचेस कम करूं और उन बैचेस के टाइम में बैठकर मैं अपने सारे लेक्चर्स को रिकॉर्ड कर दूं, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट अब उसी तरफ जा रहा है। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट उस्मान अब उसी तरफ जा रहा है कि फ्यूचर यही है। टेस्ला क्या कहता है कि 2030 तक अमेरिका में 100% गाड़ियां इलेक्ट्रिक कार्स होंगी। मैंने क्या बोला? तो ये जो टेस्ला बोल रहा है, ये खतरा है किसके लिए? किसके लिए? टोयोटा, होंडा। बेटा ये तैयारी शुरू कर दें, 2020 में आप खड़े हो, इट्स जस्ट 10 years। टेस्ला कितनी बड़ी बात कह रहा है कि मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा, इलेक्ट्रिक कार्स की मार्केट इतनी बड़ी, या तो आप लोग भी इनोवेट करो। बाकायदा अमेरिका में तो इलेक्ट्रिक चार्जिंग हब्स बन चुके हैं भाई। मैंने कल देखा पाकिस्तान में भी कहीं खोला है चार्जिंग हब कि आप इलेक्ट्रिक कार चार्ज कर सकते हो, और हकीकत है कि इलेक्ट्रिक कार्स मार्केट को रिप्लेस कर देंगी। अच्छा फिर अगर किसी को बोलो ना पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक कार आएगी, तो पलट के बताए क्या कहता है, बोला अबे घर में बिजली आती नहीं, गाड़ी के लिए बिजली कहां से आएगी? यही जवाब सुनने को मिलता है। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूं बेटा आज से 10 साल पहले लाइट जाती थी और आज लाइट जाती, क्या फर्क है? आपको क्या लगता है 10 साल बाद लाइट जाएगी? बेटा अब इलेक्ट्रिसिटी पेट्रोल से बनती थी, अब मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड किस पर आ गया है? विंड पावर, सोलर पावर, न्यूक्लियर पावर, इन चीजों पर आ गए। न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बना रहे। तो पॉइंट इसके आने वाले फ्यूचर में ये मसाइल खत्म हो जाएंगे। जिन चीजों को आप आज मसला समझ रहे हो वो फ्यूचर में मसला नहीं होंगे, और फिर वाकईतन इलेक्ट्रिक कार्स चीजों को रिप्लेस कर देंगी। वाकईतन इलेक्ट्रिक कार्स इन चीजों को रिप्लेस। बेटा रोलेक्स, टैगोर, रॉडो, दे डिडंट मेड स्मार्ट वॉचेस बिफोर एप्पल एंड सैमसंग। वो सोए पड़े थे तो एप्पल सैमसंग, मैं कहता हूं इन्होंने इनकी 10% मार्केट तो खाई। अगर वो होश में होते तो पहले से उन्हें टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स बना लेने चाहिए थे, पहले से टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स बना लेने चाहिए थे मेरे दोस्त। बेटा ये अलग लोग हैं, ये मैं और आपकी तरह बिजनेस नहीं कर रहे, ये तो एक अलग तरह से वैल्यूएशन लेकर चल रहा है। बेटा अगर दानियाल पिज़्ज़ा हट होश में होता तो आज ये दिन देखने को ना आते। पिज़्ज़ा हट इतने सारे आउटलेट खोलकर बैठा है, 14 स्ट्रीट आप देखो, 0 आउटलेट पॉलिसी, तो भी चलता है। बेटा द पॉइंट इज कि आप सोशल ट्रेंड्स को देखें। आपके मुल्क के हालात खराब है भी, आपके मुल्क के हालात खराब है, आपके मुल्क में हजारों मसले और हैं, ट्रैफिक का मसला, ये मसला, वो मसला। तो बंदा हमेशा क्या प्रेफर करता है कि यार खाना घर ही आ जाए, जान छूट जाए। तो बेटा ये सोशल फैक्टर है ना, जिसे 14 स्ट्रीट ने एनालाइज करा, जिसे 14 स्ट्रीट ने, इम्तियाज ने माशाल्लाह सोशल फैक्टर को क्या एनालाइज करा अभी रिसेंटली है। 300 वाली लिपस्टिक 150 की बेच रहा है, तो पूरी कौम इम्तियाज पहुंची हुई है। हाँ तेरी वजह से बेटा। वो कॉस्मेटिक्स पे जो उसने 50% ऑफ लगाया, वहां पे एक सवाल बेटा द सोशल। अच्छा मैं आपको बताऊं, एक बात सुनना,
उसने लड़कियों की चीज पे 50% ऑफ लगाया, इतना रश हुआ। अब किसी लड़कों की चीज पे 50% ऑफ लगाए, इतना रिस्पॉन्स नहीं आएगा, क्योंकि अपने सोशल एनवायरनमेंट में लड़कियों वगैरह की इस पे लड़कियों वगैरह की नहीं, किसी भी चीज में, मैं इसे वैसे कॉस्मेटिक्स में नहीं कह रहा, किसी भी चीज में एनीथिंग जो लड़कियों को, फीमेल को टारगेट करेगी, वो बेचना आसान है। ये हमारा सोशल एनवायरनमेंट है। जैसे लॉन वगैरह पे जो सेल है और ये और वो सफायर और ये सब जब सेल लगाते तो मारामारी हो जाती है। साल कभी आपने किसी मेल आउटलेट पर ऐसा मारामारी देखी? कुछ भी ले लेते हैं, मलंग लोग हैं जो आ गया बहन। सोशल एनवायरनमेंट, मेरे दोस्त सादिक, व्हेन यू आर डूइंग बिजनेस, अगर आप इन चीजों को सोचकर मार्केट में एंटर होगे तो कोई वजह नहीं है कि आपकी गेम फ्लॉप हो जाएगी, आप हिट हो, आप चल जाओगे। लेकिन जब आप इन चीजों को पढ़े बिना एंटर होते हो तो फिर आप एक नसीब खेलते हो कि चल गए नहीं चले, कोई और काम करेंगे। ट्रायल एंड एरर, ये ट्राई करा, लेकिन बेटा कितने लोगों ने शॉर्ट बनाया अपना, कितने लोगों ने पेस्ट बनाया। आज अगर आप पाकिस्तान में खड़े होकर सोशल एनवायरनमेंट को इवैल्यूएट करो तो आपको 10-20 बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ऐसी मिलेंगी जिन पर आप बोलोगे श्योर शॉट ये हिट हो जाएगी। दवागो जो लाया था, सोशल फैक्टर को उन्होंने देखा। दवागो जो दवाइयां नहीं दे जाता घर पे, कोई भी दवाई आप मंगाओ ट्रक से आपको सप्लाई कर देगा, है भी। दवागो हो गया तो then they evaluated the social environment, they identified the need in the market कि भाई हर चीज की तो ऑनलाइन सर्विस है, मेडिसिन की क्यों नहीं है? आप यकीन करो, ये मेडिसिन वाला आइडिया मैं इतने सालों से लोगों को देता था, और फिर मेरे एक दोस्त को, मैंने उसी वक्त हम लोग बातें करते और उसी के पीछे दवाओं का आइडिया आया, तो दोस्त बोला यार देखिए भैया आइडिया तूने एक बार दिया था। तो ये सोशल एनवायरनमेंट, मार्केट में इन चीजों का गैप मौजूद है जिन्हें आप हिट कर सकते हो। जैसे मैं हमेशा कहता हूं पाकिस्तान में एचआर कंसल्टेंसी का काम, इट्स अ बिग गैप इन मार्केट कि भाई एचआर कंसल्टेंसी लोगों को नौकरियों पर लगवाने का काम है भी हैं इदारे, लेकिन इतने ज्यादा इदारे, इन्वेस्टमेंट क्या है? कुछ भी नहीं है। क्यों रिस्क है बेटा? एक ऐसा फेज आ जाएगा कि लोग आपको एडवांस देंगे। आप नौकरियां लगवाना तो शुरू करो। आप पता है क्या चाहते हो कि मैंने पहली नौकरी नहीं लगवाई और लोग आके पहले मुझे 10,000 एडवांस दे दें। आप 20 नौकरियां लगाओ, उसे मार्केट करो, लोग खुद आपके पास आएंगे कि सर नौकरी लगवा दो यार। फिर आप मांगो, बोले भाई हम तो 10,000 रुपए एडवांस ले दें, फिर लगवाएंगे नौकरी। इवन आप बंदे से पैसे मांग लो, इदारे पैसे दे देंगे, हमें अच्छा बंदा ढूंढ के दे दो ना। दिस इज अ गैप इन सोशल एनवायरनमेंट। हमारे सोशल एनवायरनमेंट में ये गैप मौजूद है। तो देखो मेरे दोस्तों, पॉलिटिकल चेंज आपके इदारे को जाने अनजाने में हिट करता है, चाहे हर इदारे को हिट नहीं करता। हर इदारे को हिट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमी के हालात, बेटा करंट इकोनॉमिक सिचुएशन में क्या इदारों को हिट पड़ा है? क्यों? पैसे हैं नहीं लोगों के पास। महंगाई का आप लेवल देखो तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को हिट पड़ेगा। यस। क्या आपके ख्याल में इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज इन्हें हिट नहीं पड़ता? मैं तो आंखों देखा हाल बता रहा हूं ना। इस बार बहुत सारे बच्चों ने ए लेवल्स बच्चा प्राइवेट कर रहा है। क्यों? पैसे। बेटा एक बच्चा लाख रुपए का, 80 हजार रुपए का पढ़ रहा है भाई मां बाप को। सीधी बात है। एक बच्चे की कॉलेज की फीस 30-40 हजार दें, फिर अदर कॉस्ट, फिर ट्रांसपोर्ट, आना जाना। बच्चा बोलता है जाऊंगा तो कुछ खाऊंगा, 500 रुपए तो दोपहर में खा लेता है, फिर आना जाना। तो एक बच्चा मां बाप को महंगा पड़ रहा है। तो सीधी बात है, बाप क्या बोलता है? बेटा इससे बेहतर प्राइवेट पढ़ ले बच्चा। द इकोनॉमिक एनवायरमेंट, द सोशल एनवायरमेंट, सादिक कि सोशल एनवायरमेंट क्या कह रहा है एंड देन द टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट क्या कह रहा है। व्हेन यू आर एंटरिंग इन द मार्केट, मेक श्योर कि आप इन फैक्टर्स को स्टडी करके घुसो। बेटा
हमारा जो चैप्टर चल रहा है बेटा उस्मान, हमारा जो चैप्टर चल रहा है बिजनेस एनवायरनमेंट, बेटा प्लीज, हमारा जो चैप्टर चल रहा है बिजनेस एनवायरनमेंट, ये क्या समझा रहा है कि जब भी आप किसी बिजनेस मार्केट में, किसी एनवायरनमेंट में एंटर हो रहे हो, आप सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस को स्टडी करो, लेकिन सबसे पहले अपना स्वॉट करो। सबसे पहले अपना क्या करो? अपनी स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस वगैरह एवेल्युएट कर लो। पेस्टेल का एनालिसिस, अभी मैंने पेस्ट पढ़ा है, अभी इसमें एक इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट है। व्हाट इज इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, किसी को पता है? द नेचुरल, द एनवायरनमेंट, द रियल नेचुरल एनवायरनमेंट। अगर आपको याद हो बेटा सुनिएगा, शायद मैंने एग्जांपल पहले दी नहीं दी, मुझे नहीं याद। इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, फ्रांस में या यूएस का केस था कि एक बच्चे को क्रोकोडाइल खा गया, मगरमच्छ खा गया, तो उन्होंने कितने सारे मगरमच्छ मारे कि उस बच्चे को ढूंढे। तो वो मगरमच्छ मारा तो एक के पेट से बच्चा निकला, तो लोग पता है क्या कह रहे हैं? बोला कितने जालिम लोग हैं, एक बच्चे की खातिर इतने मगरमच्छ मार दिए, एक बच्चे की खातिर इतने सारे क्रोकोडाइल्स मार दिए, कितनी गलत बात है ना। दिस इज इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट भाई। एक आपका मुल्क इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, जिधर इंसानों को मार देते हैं, उधर वो मगरमच्छ मारने पर लग रहे हैं। है इको, एक एक मगरमच्छ को पकड़ के जाए उसके अल्ट्रासाउंड करें, ये भी नहीं लाए। है अबे मगरमच्छ को पकड़ के कैसे ले जाएं? इसे बैग में डाल के ले जाएं। द इकोलॉजी, तो बेटा ये सारे फैक्टर्स हैं। अच्छा रोने की क्या बात है, इसमें रो क्यों रहा है? तो बेटा हमने क्या कहा कि बिजनेस एनवायरनमेंट को इवैल्यूएट करना है। तो बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट में स्वॉट है, पेस्टेल है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज पॉर्टर 5 फोर्सेस। पॉर्टर 5 फोर्सेस, यानी मैं कहता हूं कि शायद इन सब में सबसे अच्छा है पॉर्टर 5 फोर्सेस, बिकॉज इट टेल्स यू कि कब कमाई का वक्त है और कब कमाई का वक्त, कब कस्टमर को एंटरटेन करना और कब कस्टमर को एंटरटेन नहीं करना। पॉर्टर 5 फोर्सेस, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, कंपटीशन ज्यादा होगा, कस्टमर के नाज उठाने पड़ेंगे। नंबर 2 बैरियर्स, नंबर 3 कस्टमर की बार्गेनिंग पावर और आपकी बार्गेनिंग पावर, एंड देन द एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स। दानियाल बात समझ आती है बेटा? पढ़ नहीं रहा है बेटा, सारा वक्त मोबाइल में लगा हुआ है या अम्माद से बातें करता है। अभी गया है बेटा, अब तो तू मोबाइल में लग गया, आगे बैठा कर बेटा ताकि थोड़ा दिल में खौफ हो। अभी तो बिल्कुल सादिक मियां बेटा, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बिजनेस एनवायरनमेंट कंप्लीट होगा। पेस्टेल में ई और एल, फिर इसके बाद हमारे पास एक वैल्यू चेन एनालिसिस है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, उसमें बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास कब है बेटा? कल इंशाल्लाह दोपहर में 2 बजे, कल इंशाल्लाह दोपहर 2 बजे। टेस्ट वेडनेसडे को था ना? कब? अरे आज था टेस्ट, आज था